हेलो बेटा, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को तो आप बिल्कुल भी नुकसान नहीं कर रहे होगे। देखो, क्लास 10th आपका पहला बेस होता है और अगर इस बेस को आपने अच्छा बना लिया तो फ्यूचर में एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आप पढ़ाई में आपका मन लगने लगता है। जैसे आप खुद सोचो, अगर क्लास 10th आपने किया और क्लास 10th के अंदर आपके अच्छे मार्क्स आ गए, अच्छे मार्क्स मतलब 90 प्लस मार्क्स आ गए। अगर 90 प्लस मार्क्स आ गए तो फिर एक कॉन्फिडेंस हो जाता है ना कि मतलब मैं कर सकता हूँ, मैं बेटर कर सकता हूँ। अच्छा, फैमिली को तो एक्सपेक्टेशन आपसे होती ही होती है, उसके साथ साथ आपको भी खुद से बहुत कुछ इच्छाएं होने लगती हैं कि हाँ, अगर मैं क्लास 10th के अंदर अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ तो 12th में ला सकता हूँ। अगर मैं 12th में अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ तो मैं आगे फ्यूचर में नीट, जेई या इसके अलावा जो भी मेरा प्लान है मैं उसमें बेटर कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपके मार्क्स क्लास 10th में ही कम आ गए तो एक कहीं न कहीं थोड़ी मतलब प्रॉब्लम तो आती है ना कि मतलब यार मैं क्लास 10th ही नहीं सही से कर पाया तो आगे फ्यूचर में कैसे हो पाएगा। मतलब जो देखो, जो माइंड का अच्छा बच्चा है वो तो नहीं परेशान होगा, लेकिन सिंपल सी बात है, 10th का बच्चा इतना मैच्योर तो होता नहीं है, इतना समझदार तो होता नहीं है। वो हर बात को दिल पर ले लेता है कि यार मतलब बताओ मुझसे नहीं हो पाया, मुझसे ये आसान सी एक एग्जाम नहीं निकल पाई। इन सब चीजों से बचने के का सिर्फ एक तरीका है, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स ले आओ। बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस, आपका कॉलर हमेशा ऊपर रहेगा। इस बात का बेटा ध्यान रखते हुए सबसे पहले हम लोग साइंस स्टार्ट कर रहे हैं और साइंस के अंदर जो इंपॉर्टेंट एक चैप्टर मुझे लगा सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी से भी इंपॉर्टेंट चैप्टर और सारे हैं। देखो, फिजिक्स की दो ब्रांचेस है क्लास 10th के अंदर। एक ब्रांच तो पूरी आपकी होती है ऑप्टिक्स की, मतलब जहाँ लाइट के बारे में पढ़ते हो आप कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ह्यूमन आइज के बारे में। दूसरा एक पोर्शन होता है जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या क्या होता है। तो इन सब चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर टॉपिक्स जो जो रहेंगे वो सब टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पूरा, कोई टॉपिक नहीं छोड़ने वाले हैं। एक एक पॉइंट आज के 1 घंटे के वीडियो के अंदर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कोई भी ऐसी बात बचेगी ही नहीं जो आपको समझ में ना आई हो। आप 10 घंटे 20 घंटे लगाओ उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप जो काम 10 घंटे में करोगे वो मैं आपको 1 घंटे में करा दूंगा। ठीक है। तो आज जो हमारा चैप्टर है बेटा, वो तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। जो आप घरों के अंदर करंट देखते हो फ्लो कर रहा है, आप लाइट ऑन कर पा रहे हैं, फैन चला पा रहे हैं, मोबाइल चार्ज कर पा रहे हो, ये सब क्यों कर पा रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी बनी कहाँ से। इलेक्ट्रिक में देखो एक वर्ड आया इलेक्ट्रॉन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक वर्ड किससे है? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है उससे जो फिनोमिना डेवलप हुआ उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब ये बात आपने नहीं समझी हो, कभी इस नजरिए से नहीं देखा होगा आपने। ये सारा खेल इलेक्ट्रॉन का ही तो है। इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं एक सबसे फंडामेंटल पार्टिकल, जिसके बिना किसी भी मतलब कोई भी दुनिया, कोई भी पार्टिकल उसके बिना बन ही नहीं सकता है। इलेक्ट्रिसिटी इतना छोटा पार्टिकल है। अच्छा, हम इलेक्ट्रिसिटी समझने से पहले अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले आज जो टॉपिक हमको पढ़ना है उसका नाम है चार्ज। सबसे पहले आज हम समझेंगे चार्ज क्या होता है, और कॉपी पेन लगा लेकर आइए आप। अगर नहीं लिए हो तो पहले पॉज करो वीडियो, जाओ चुपचाप पहले एक कॉपी लेके आओ, एक पेन लेके आओ। एक पेन नहीं, 2-3 पेन लेके आना। ऐसी नोट्स बनाओ कि बगल वाला बच्चा सोचे कि यार कहाँ से पढ़ा है आखिर ये। ऐसी नोट्स तो मैंने कभी देखी नहीं। मैं एक एक चीज बोल के लिखवाऊंगा, आप लिखते रहना। लिखते रहोगे तो आपका स्टैंडर्ड अलग रहेगा बेटा। पढ़ना अलग होता है, चीजों को नोट करके ध्यान रखना, बार बार रिवीजन करना वो अलग होता है। अब इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप बार बार वीडियो देखोगे, बार बार रिवाइज करोगे, बार बार आप नोट्स पढ़ सकते हो। ठीक है। तो इसलिए चुपचाप जाओ, पहले कॉपी पेन उठा के लेके आओ, फिर आगे देखना स्टार्ट करो। ठीक है। चलो निकलो फट से। हाँ, आगे। ठीक बेटा, अब चलो हम देखते हैं। ठीक। देखिए, चार्ज होता क्या है। आपको पता है कि दुनिया का हर एक एलिमेंट पार्टिकल से मिलकर बना है। पार्टिकल यानी कि कोई भी मैटर। मैटर का मतलब आप कह सकते हैं एटम्स। एटम्स का मतलब आप कह सकते हो न्यूक्लियस। परेशान ना हो, सब कुछ समझ में आएगा आपको। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक मैटर, यहाँ तक कि मैं और आप भी, इस दुनिया की हर एक चीज पार्टिकल से मिलकर बनी है, कण कण से मिलकर बना है, पता है ना। उस पार्टिकल के बनने में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। देखो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज।
और जो आपका न्यूट्रॉन होता है उस पर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। अब होता क्या है बेटा, देखो मान लो दो न्यूट्रल पार्टिकल जब होते हैं, मान लो एक पार्टिकल आपने मान लिया प्रोटॉन, तो शायद पता हो आपको प्रोटॉन पे होता है प्लस, और मैंने मान लिया एक है आपका इलेक्ट्रॉन, ये क्या है माइनस में है। अब कोई भी पार्टिकल, अगर कोई भी पार्टिकल जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल हैं, जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर अपोजिट साइड के चार्ज मिल जाएंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, मतलब एक अगर प्लस में है दूसरा माइनस में है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे, दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे, तो क्या अट्रैक्ट करेंगे? बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करेंगे। क्या प्लस प्लस अट्रैक्ट करते हैं? नहीं करते हैं। क्या माइनस माइनस अट्रैक्ट करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन अगर प्लस और माइनस होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। अगर मान लो अभी तुम मेल हो तो तुमको कौन अट्रैक्ट करेगा? फीमेल। कि तुम्हारा जो चिंटू दोस्त है वो अट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा। मेल वाला हमेशा फीमेल को अट्रैक्ट करता है, फीमेल वाला मेल को करता है। सेम सेम में तो दुश्मनी रहती है। लेकिन अभी देखोगे मेल हो अगर फीमेल देखोगे तो हाँ अट्रैक्शन हो गया। अभी फीमेल हो तुम तुरंत देखोगी कि अरे अच्छा वो मेल है बड़ा स्मार्ट है, अट्रैक्शन हो गया। तो ये अट्रैक्शन कैसे हो रहा है? ये अट्रैक्शन होता है अपोजिट साइज में। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अब सबसे पहले तो ये समझो कि दुनिया का हर एक पार्टिकल न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? अगर किसी चार्ज के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल हो जाए, मान लो मैंने कहा कि ये एक बी एक पार्टिकल है, इसके पास दो प्रोटॉन है और दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक प्लस से एक माइनस खत्म, एक प्लस से एक माइनस खत्म। तो क्या यहाँ पर कोई भी चार्जेस बचा? कोई भी क्या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन बचा? नहीं बचा। लेकिन अगर अगर हम किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल कर दें, अगर हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल कर दिया तो आप जानते हैं पार्टिकल हो जाएगा न्यूट्रल। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी पार्टिकल के ऊपर इक्वल हो जाएंगे तो ऑब्जेक्ट वो पार्टिकल कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल का मतलब ना उसके पास पॉजिटिव रह गया ना उसके पास नेगेटिव। लेकिन अगर किसी तरीके से ये हम पॉजिटिव और नेगेटिव उल्टा कर दें, मतलब मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है ए एक है बी, यहां पर कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चले आए, यहां पर कुछ एक्स्ट्रा प्रोटॉन हो गए पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब यहाँ पे जब कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है या एक्स्ट्रा प्रोटॉन है तो ये चार्ज न्यूट्रल तो है नहीं, इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास प्रोटॉन हो गए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के पास मास होता है। क्या होता है बेटा? मास होता है। आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने पढ़ा था F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। आपने पढ़ा था कि जो भी हार्ड बॉडी होती है, जो भी लार्ज बॉडी होती है, वो हमेशा स्मॉल बॉडी को अपनी तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। याद है कि नहीं याद है? आपने ये पढ़ा था कि जो भी लार्जर बॉडी होगी वो हमेशा स्मॉलर बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, पढ़ा था ना? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही देखो यहाँ पर दो चार्ज हैं। अच्छा, चार्ज क्या हुए? जब जिसके पास इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन आ जाए, किसी भी पार्टिकल के पास अगर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन आ जाएंगे तो हम उस पार्टिकल को क्या बोल सकते हैं? चार्ज बोल सकते हैं। चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज का मतलब है जब किसी भी पार्टिकल के पास इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन आ जाए। अब जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास प्रोटॉन हो गया, तो सिंपल सी बात है कि इन दोनों में से किसी एक का मास ज्यादा होगा और किसी एक का मास कम होगा। और बिल्कुल वही ग्रेविटी वाला फॉर्मूला, हमेशा लार्जर वाला मास छोटे वाले मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या रिपल भी कर सकता है। अगर सेम रहेंगे तो क्या करेंगे? रिपल करेंगे, और अगर अपोजिट रहेंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। कहने का मतलब कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो फोर्स क्रिएट करती है। वो फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन। चार्ज बनता कैसे है? तो चार्ज देखो, ये सब बातें आपको समझनी पड़ेंगी, ये सब एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, लेकिन आप पढ़ते नहीं हो ना। प्रॉब्लम ये है, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आने की वजह से बनती है। जैसे मान लो मैं हूं, मेरे पास ना इलेक्ट्रॉन है ना प्रोटॉन है, तो मैं न्यूट्रल हूं, मतलब मेरे ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन आ गया, कोई प्रोटॉन आ गया, तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा? चार्ज। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल बेटा क्लास 7th में किया होगा आपने, 8th में किया होगा। ऐसे कंघी को सर में रगड़ते थे, फिर ऐसे कागज को लगाते थे, चिपक जाता था। तो जैसे आपने कंघी को बाल में रगड़ा या कहीं भी रगड़ोगे
तो उससे क्या होगा, उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और जैसे उसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो वो अपने से कोई दूसरे पार्टिकल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्शन क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके पास पार्टिकल आ गया, और पार्टिकल के आने से हुआ क्या, पार्टिकल के आने से वो चार्ज बन गया, चार्ज बन गया। तो चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ऐसा फिनोमिना होता है जिसकी वजह से वो पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। कोई भी पार्टिकल जिसके पास इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो उसे हम चार्ज बोलते हैं। चार्ज क्या करता है, चार्ज दूसरे पार्टिकल के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाता है। अट्रैक्शन कब लगाएगा, जब अपोजिट चार्ज होगा तब अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तब रिपेल करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, है ना। तो सबसे पहले आप बेटा हेडिंग लिखो चार्ज, लिखा चार्ज। चार्ज की डेफिनेशन लिखिए, बहुत चालाक मत बनो, मैं डेफिनेशन लिखने वाला नहीं हूं, आप लिखोगे कॉपी के अंदर, ठीक है, मैं बोल रहा हूं सुनो। सबसे पहले लिखिए हेडिंग आप चार्ज, चैप्टर का नेम तो हो गया होगा इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज लिखो, और चार्ज की डेफिनेशन लिखिए, अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ, अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, a fundamental property of matter, a fundamental property of matter that causes that causes that causes it to experience a force, it to experience a force। क्या लिखा बेटा आपने, a fundamental a fundamental property of matter, a fundamental property of matter that causes that causes that causes a force। और आप बेटा ब्रैकेट में लिख देना अट्रैक्शन और रिपल्सन। हो गया। देखो मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि चार्ज एक ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से फोर्स लगता है। कैसा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन लगता है या रिपल्सन लगता है। चार्ज एक ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो दो तरह के फोर्स लगाती है, अट्रैक्शन भी लगाती है और रिपल्सन भी लगाती है। अब ये अट्रैक्शन और रिपल्सन डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिपेंड करता है कि आखिर दोनों चार्ज हैं कैसे। अगर अपोजिट रहेंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, समझ रहे हो ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, और अगर सेम रहेंगे तो रिपेल करेंगे। अच्छा चार्ज बनता कैसे है, तो आप कहेंगे चार्जेस चार्जेस आर क्रिएट बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो चार्ज बनते हैं बेटा वो किससे बनते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से चार्ज बनेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में न्यूट्रल रहेगा, लेकिन जब तक न्यूट्रल रहेगा क्या तब तक वहां चार्ज की फिनोमिना एग्जिस्ट हो पाएगी, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो जब नहीं हो पाएगी तो उस कंडीशन में हम उसको बोलेंगे कि वो न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से चार्ज बन जाएगा। और चार्ज क्या करता है, चार्ज अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है। हो गया, इस लाइन को लिखिए। अच्छा बेटा अब हम सब समझते हैं यूनिट क्या होती है इसकी। तो यहां पे लिखो, यहां पर लिखिए द SI यूनिट, द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। ये देखो बेटा जो SI यूनिट होती है चार्ज की उसे क्या बोलते हैं, कूलाम बोलते हैं। कूलाम एक बहुत बढ़िया साइंटिस्ट थे, एक महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने फिजिक्स के अंदर बहुत अपना योगदान दिया, बहुत ज़्यादा उन्होंने एफर्ट किए इन सब चीज़ों के लिए। 12th के अंदर पहले चैप्टर में आपको कूलाम्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ना रहेगा, तो वहाँ हम देखेंगे और डिटेल में। अभी तो आप 10th में हो और मेहनत करो, जल्दी से 12th पहुँचो, पढ़ाने का मौका मिले यार, कब तक 10th पढ़ते रहोगे, जल्दी से 12th पहुँचो, पढ़ाया जाए। तो आप समझ रहे हैं, तो SI यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो चार्ज यानी कूलाम होती है। जो चार्ज की यूनिट होती है उसे कूलाम बोलते हैं। कूलाम का सिंबल होता है C से लिखते हैं,
ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ बात करें इसके फॉर्मूले की, तो इसका फॉर्मूला बेटा होता है Q इज इक्वल टू NE। अब इसका मतलब क्या है? देखो, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के आने से जो चार्ज होता है वो 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19 कूलाम होता है। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो चार्ज कितना रहेगा? 1.1 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19। एक इलेक्ट्रॉन के आने से इतना चार्ज हुआ। यहां पे n क्या है? वेयर n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और q तो सिंबल है चार्ज का। मतलब अगर n की वैल्यू 1 रहेगी, अगर n की वैल्यू 1 हो जाए, व्हेन n इज इक्वल टू 1, तब यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो इतना आएगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19 कूलाम होता है, और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए आप क्या लगा दोगे? माइनस लगा दोगे। ठीक है। प्रोटॉन पर भी इतना चार्ज होता है, बस पॉजिटिव में होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन होने पर इतना चार्ज रहेगा। अब यहाँ पे देखो, दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो n की वैल्यू 2 रख दो। 2 से भाई, एक टॉफी इतने रुपीज की, दो टॉफी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 टॉफी कितने रुपीज की? 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 टॉफी कितने रुपीज की? 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 20 टॉफी कितनी रुपीज की? 20 से मल्टीप्लाई कर दो। तो वैसे एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी हुई है। अब n यहाँ पे चेंज होता रहेगा, जितना इलेक्ट्रॉन बोलेगा उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, है कि नहीं? जैसे मैंने बोला, अगर मैंने यहाँ पे आपसे बोला बेटा, क्वेश्चन लिख दिया कि व्हेन द ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन इज 3, देन फाइंड द टोटल चार्ज। अगर 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो आप कहेंगे 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब n इज इक्वल टू 3 हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ यार, बताओ Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे Q का मतलब n कितना है? 3 है, और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है? 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19। तो Q इज इक्वल टू 16 3 जा 4.8 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19। अरे 1.6 को 3 से मल्टीप्लाई करना तो आता है ना, तो 4.8 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19। और आप जानते हैं यूनिट होता है कूलम, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा वो ये निकल कर आ जाएगा। अब ये बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे शेरों? हो गया होगा आराम से। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि चार्ज कितने टाइप का होता है, तो आप कहेंगे देखो, दो ही टाइप के चार्ज मैंने पढ़े, या तो इलेक्ट्रॉन आएगा या तो इलेक्ट्रॉन जाएगा। इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो बोलेंगे नेगेटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो मतलब पॉजिटिव ज्यादा हो गया। तो कहने का मतलब है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। अब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो अपने आप प्रोटॉन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। जैसे क्लास में 10 बच्चे हैं, अब टॉपर वाला बच्चा चला गया, तो जो टॉपर नहीं था वो अपने आप टॉपर बन जाएगा, जो चॉपर था वो भी क्या बन गया? टॉपर बन गया। कहने का मतलब है, आप ये कह सकते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस। बेटा, दो टाइप के चार्ज होते हैं, कौन कौन से? तो नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज, और नंबर 2 बेटा निगेटिव चार्ज। दो टाइप के चार्ज हैं बेसिकली, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इसका मतलब प्रोटॉन ज्यादा है, अगर नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे, इसका मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो उसे बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएंगे तो उसे बोलेंगे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जाने का मतलब है कि पॉजिटिव ज्यादा हो गया, और इलेक्ट्रॉन रहेगा तो नेगेटिव होगा ही होगा, क्योंकि जब भाई जिसके पास बहुमत है, जिसके पास मेजोरिटी है, उसी का तो नाम चलेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज बोलेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन चले गए तो पॉजिटिव की वाहवाही हो गई, तो कौन कहेगा? पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, है कि नहीं? सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ पूछना हो, कुछ दिक्कत हो तो बता दो। यहाँ तो कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, पूछ लो आराम से, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया होगा, बहुत ही आसान सा टॉपिक है।
कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है बेटा, देखो मैं यहीं पे करके दिखाता हूँ आपको इस जगह पर। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आ चुका है, पीवाईक्यू है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। पीवाईक्यू, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब बेटा क्या निकालना है यहाँ पर, तो आप कहोगे n निकालना है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। माइनस लगाने की कुछ खास जरूरत नहीं है, वो हम खाली समझते हैं, लगाने की नीड नहीं होती है। और Q की वैल्यू आपको बोल दिया है कितना, 1 कूलम। तो अच्छा, Q इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, Ne। तो ये बताओ Q की वैल्यू कितना गिवन है, 1। N हमको निकालना है, E की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.6। ये तो पता ही होती है हमेशा, आपको पता है, पूरा मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो कहाँ आ जाएगा, अपॉन में। 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ इज इक्वल टू n। अच्छा, आप देखो सॉल्व करने का तरीका देख लो, ये n लिखा हुआ है। अब एक बात समझना, ये 10⁻⁹ कहाँ जाएगा, ऊपर, तो +19 हो जाएगा। अपॉन में कितना लिखा है, 1.6 लिखा है। एक बात बताओ मेरे बच्चा, अगर इस 10⁻⁹ को हम 10 मल्टीप्लाई 10⁻18 लिख लें तो गुस्सा तो नहीं होगी। 10⁻⁹ को अगर 10 मल्टीप्लाई 10⁻18 लिखें, गुस्सा तो होगे नहीं, कर सकते हैं। और ये 1.6 है। अच्छा, यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो ये बताओ, ऊपर एक जीरो बढ़ा सकते हैं, कहोगे बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। अब कट कर लो 16 से, जब 16 से कट करोगे तो ये अप्रॉक्स 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 आएगा। इसका मतलब एक कूलाम के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप सोचो बेटा, एक कूलाम आपको लगता है वो छोटी वैल्यू है, एक कूलाम आपको लगता होगा कितनी छोटी सी वैल्यू है, लेकिन आप खुद सोचिए, एक कूलाम चार्ज के लिए इतने सारे इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, मतलब इसके आगे देखो 2 तो पॉइंट लग जाएगा, बाकी 16 जीरो आगे लगाओ, 16 जीरो। इतने सारे अरबों खरबों में जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तब जा करके एक कूलाम चार्ज बनेगा। ये बोर्ड में आ चुका है, इसको नोट कर लीजिए, छाप लो अच्छे से, ठीक है, वरना फिर छूट जाएगा, फिर कहना मत कि क्वेश्चन छूट गया मेरा, है ना। सारे क्वेश्चन में करवा दूंगा। हो गया, चलो अब इसको हटाते हैं, छप गया, ठीक। तो अब इसको हटा रहे हैं, लिखते चलो बेटा, साथ में लिखते रहोगे मजा आता रहेगा। खाली ऐसे सुनने आए हो प्रवचन की तरीके से तब दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपको बोर्ड्स के टाइम पे क्लास लेने का टाइम नहीं बचेगा, फिर उस टाइम पे आप नोट्स जितना प्रिपेयर करोगे वही कल्याण करने वाला है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग जो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस की, और यहाँ से हम एक टॉपिक और आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कोई बताएगा आप में से महारथी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। अच्छा, करंट का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, करंट क्या होता है, जैसे वाटर करंट सुना होगा, विंड करंट सुना होगा। तो करंट का बेसिक सा मतलब होता है, बहुत ही आसान से वर्ड में, फ्लो। करंट का मतलब है फ्लो होना, और वो फ्लो किसी पार्टिकुलर टाइम के अंदर हो। जैसे आप बोलते हैं कि एयर करंट चल रहा है, एयर करंट मतलब हवा, जो हवा चलती है। वाटर करंट बोलते हो, जो धाराएं बहती हैं पानी के अंदर, लहरें चलती हैं, तो आप बोलते हैं वाटर करंट चल रही है। उस करंट की अपनी पार्टिकुलर एक स्पीड होती है, एक फ्लो होता है, इसलिए उसको हम करंट बोल देते हैं, है ना। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि करंट होता क्या है आखिर, और करंट तो आप बेसिक बात कहते हैं फ्लो ऑफ। जैसे मैंने आपसे दो वर्ड बोला, बताओ वाटर करंट क्या है, तो आप कहेंगे द फ्लो ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर करंट। मैंने आपसे बोला एयर करंट क्या है, तो आप कहेंगे द फ्लो ऑफ एयर इज नोन एज एयर करंट। तो ऐसे इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो मैं बोलूंगा द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अरे, वाटर करंट तब है जब वाटर फ्लो कर रहा है, एयर करंट तब है जब एयर फ्लो कर रहा है। तो ऐसे इलेक्ट्रिक करंट कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से जो करंट होगा उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन वो करंट एक पार्टिकुलर टाइम में करे। अगर यहाँ पे चार्जेस का फ्लो, अब देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, चार्ज के पास होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन को नहीं बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है, चार्ज के पास। जैसे कोई पार्टिकल है तो उसी के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो जिस पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रॉन गया तो हम ये कह सकते हैं ना, द फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे मैंने कहा आपसे कि वाटर करंट क्या होता है, तो आपने बोला
द फ्लो ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर करंट। फिर मैंने तुमसे पूछा कि बताओ एयर करंट क्या होता है, तो बताया कि द फ्लो ऑफ एयर इज नोन एज एयर करंट। तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, बताओ ये इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो आप कहोगे द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन इलेक्ट्रॉन हम बोलने के बजाय क्या उसको चार्ज बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज ही तो है। इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर रहेगा? इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर जाएगा उसको क्या बना देगा? चार्ज। तो क्या यहाँ पे ये नहीं लिख सकते हैं द फ्लो ऑफ चार्ज? अब एक बात और है, द फ्लो ऑफ चार्ज तो हो गया, लेकिन देखो फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज तो रैंडम चल रहे होंगे, लेकिन अगर पार्टिकुलर टाइम के अंदर हम चेक करें कि इतने टाइम में कितने चल रहे हैं, तो उसे बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। द रेट का मतलब क्या होता है? किसी पार्टिकुलर टाइम में, जैसे आप बहुत दौड़ रहे हो, जब बहुत दौड़ोगे तो मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे आपकी स्पीड निकालना है तो क्या चाहिए? डिस्टेंस के साथ साथ टाइम भी चाहिए, तब तो आपकी स्पीड को मेजर कर पाएंगे। तो वैसे ही करंट को मेजर करने के लिए किसी पार्टिकुलर टाइम के अंदर जितने चार्ज फ्लो करते हैं उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। द रेट ऑफ, लिखो जरा, छापो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा, रेट ऑफ बहुत पढ़ा है आपने, एक्सीलरेशन पढ़ा हो क्लास 9th के अंदर। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। तो रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना, यूनिट टाइम के अंदर कितना चेंज आया है ना उस पार्टिकुलर चीज के अंदर, तो टाइम से डिवाइड करते हैं। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इट रिप्रेजेंटेड बाई आई। इसका सिंबल होता है आई। तो ये बताओ, यहाँ पे अगर करंट निकालेंगे तो आप कहेंगे आई है करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो रेट का मतलब टाइम, जिसका रेट होता है उससे डिवाइड करते हैं, और फ्लो किसका हो रहा है? चार्ज का। चार्ज मतलब क्यू। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब टी टाइम के अंदर जितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं उसे ही बोलते हैं हम करंट। अब सिंपल सी बात है कि कम टाइम में ज्यादा चार्ज फ्लो करेंगे तो करंट क्या होगा? ज्यादा होगा। जो घर में मोटा वाला वायर लगाते हो, सिंपल सी बात है कि मोटे वायर के अंदर चार्ज का फ्लो ज्यादा होता होगा, तो जब चार्ज का फ्लो ज्यादा होगा तो करंट भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है बताओ जरा? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? तो आप कहोगे इसका यूनिट होता है एम्पियर। एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुए थे एम्पियर, और उनके रिस्पेक्ट में इसका यूनिट क्या रख दिया गया था? एम्पियर। इसकी यूनिट होती है एम्पियर। या अच्छा, एम्पियर के अलावा एक और फेमस इसका नेम है, आप दिमाग लगाओ। एक तो ये हमने बना दिया, इसके अलावा और इसकी यूनिट क्या हो सकती है? तो आप कहेंगे क्यू अपॉन टी। क्यू का मतलब कूलाम, और ये अपॉन लगा है तो हमने भी अपॉन लगा दिया, और टी का मतलब क्या होता है? सेकंड, कूलाम पर सेकंड। तो एक तो आप कह सकते हैं कि एम्पियर भी होता है, दूसरा आप कह सकते हैं कूलाम पर सेकंड भी होता है। एम्पियर स्टैंडर्ड है, जिसे आप जानते हैं कुछ बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट जो डेवलप करते हैं उनके रिस्पेक्ट में नेम रख दिया जाता है। तो यहाँ पे करंट को बताने वाले, करंट के बारे में एक्सप्लेनेशन देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो एम्पियर थे, तो इसलिए इसके रिस्पेक्ट में नेम क्या पड़ गया इसका यूनिट का? एम्पियर। लेकिन एक हमारा फॉर्मूले से निकल के आ जाएगा, तो क्यू अपॉन टी, क्यू का मतलब कूलाम और टी का मतलब टाइम, तो यहाँ पे हो गया कूलाम पर सेकंड। इस बात में कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? अगर यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताओ बेटा। कोई प्रॉब्लम नहीं तो हम दो तीन बात और कर लेते हैं। देखो, दो तीन बात ये कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है स्केलर, एक होता है वेक्टर। स्केलर उसे बोलते हैं जिसकी कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होती है। अब देखो, करंट के केस में थोड़ी सी अलग चीजें होती हैं, आगे पढ़ोगे आप, टेंसर के बारे में बताया जाएगा आपको, अभी टेंसर नहीं पढ़ना है। देखो, चार्ज फ्लो जब करेगा, जब करंट फ्लो करता है, तो करंट जब भी ऐड करते हैं तो स्केलर ऐड होता है। देखो, दो तरह का एडिशन होता है। अगर हम करंट को ऐड करेंगे तो करंट जितना आपके पास है वो कभी लॉस नहीं होगा, एट लास्ट करंट उतना ही बचेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो करंट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। द इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी, स्केलर का मतलब ये होता है जिसको ऐड करने पर कोई वेक्टर लॉ ना लग रहा हो, नॉर्मल तरीके से उसको हम ऐड कर लेते, जो 2+3 करते हो ऐसे ही ऐड होता है करंट। तो इस तरह का अगर एडिशन है तो उसको हम बोलते हैं
स्केलर क्वांटिटी। नंबर 2, करंट को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसे बोलते हैं अमीटर। अमीटर का आप सिंबल देख सकते हो। जिस डिवाइस का यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए उसे बोलते हैं अमीटर। तो आप कह सकते हैं इट इज मेजर्ड बाई, इट इज मेजर्ड बाई अमीटर। ये सब लैब के अंदर चीजें होती हैं। हम लोग जब बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल में तो वहाँ पे दिखाते हैं कैसे ये चीजें हो रही हैं। और मतलब नॉर्मली तो 11 12 के बच्चे ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन टाइम मिलने पर हम और बच्चों को भी ये सब चीज़ें दिखाया जाता है जब भी टाइम मिलता है। तो ये देखिए, इट इज़ अ मेजर बाई अमीटर। जो करंट होता है, करंट को मेजर करने के लिए हम लोग अमीटर का यूज़ करते हैं। एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम करंट जान सकते हैं। 2 एम्पियर करंट है, 3 एम्पियर करंट है, 4 एम्पियर करंट है। हम करंट की वैल्यू को इसकी हेल्प से जान सकेंगे कि आखिर करंट कितना है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, PYQ, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है ये बताना है आपको। क्या बता सकते हो 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी? क्या 1 एम्पियर की डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर सकते हो? अच्छा, 1 एम्पियर करंट कब होगा? अगर चार्ज भी 1 हो जाए, टाइम भी 1 हो जाए, तो करंट कितना आएगा? 1 आएगा। आप खुद सोचो, अगर मैं ये कहूँ यहाँ पे कि जो करंट है वो 1 एम्पियर कब आएगा? अगर यहाँ पे चार्ज 1 कूलाम हो जाए और टाइम हो जाए 1 सेकेंड, तो 1/1 क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर हो जाएगा। जैसे 1 रुपए की टॉफी है। अब 1 रुपए की एक टॉफी है, तो टॉफी भी एक है, रुपया भी एक है, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? एक ही तो आएगा। तो ऐसे यहाँ पे अगर कूलाम, चार्ज 1 कूलाम है, यहाँ पे टाइम भी 1 सेकेंड है, तो दोनों 1 रहेगा, तो सिंपल सी बात है, करंट भी कितना आएगा? 1 एम्पियर आएगा। ये डेफिनेशन एग्जाम में आ चुकी है, इसलिए इसकी डेफिनेशन को छापो। लिखिए 1 एम्पियर। सबसे पहले 1 एम्पियर हेडिंग लिखो। 1 एम्पियर कब होगा? पहले तो बताओ मुझे एक बात, देखो रटना नहीं है। 1 एम्पियर कब होगा? सिंपल सी बात है कि उसके फॉर्मूले के अंदर जो चीजें हैं वो सब 1 होंगी। अगर 1 कूलाम हो गया, टाइम भी 1 हो गया, तो सिंपल सी बात है, कट करने पे क्या आएगा? 1। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि अगर चार्ज की वैल्यू 1 कूलाम हो जाए और टाइम कितना हो जाए? 1, तो उस समय उसका रिजल्टेंट करंट भी क्या होगा? 1 एम्पियर होगा। when the value of charge is 1 coulomb and current and the time is also 1 second, then current is held 1 एम्पियर। जब यहाँ पे हमारे पास चार्ज 1 कूलाम हो जाएगा, टाइम भी 1 सेकेंड हो जाएगा, तो उस टाइम पे ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास जो करंट बचेगा वो कितना होगा? 1 होगा। तो 1 एम्पियर लिखिए, उसकी डेफिनेशन लिखिए, हम बोल रहे हैं आपको। लिखिए when 1 कूलाम of charge, when 1 कूलाम of charge flows through a, flows, FLOWS, flows through a conductor in 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। वही बात कि मतलब 1 चार्ज फ्लो कर रहा है और 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है। थ्रो अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, कॉमा, द इलेक्ट्रिक करंट पास्ड थ्रू द कंडक्टर, द इलेक्ट्रिक करंट पास्ड थ्रू द कंडक्टर इज 1 एम्पियर, इज 1 एम्पियर। मतलब जब 1 कूलाम चार्ज रहेगा, 1 सेकेंड रहेगा, तो उस टाइम पर आपके पास जो करंट होगा वो 1 एम्पियर होगा। अब आप इसको लिख लीजिए, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। यहाँ तक हो जाए तो आप बताइए, फिर हम आगे चलते हैं और कुछ बातें आगे कर लेते हैं। ठीक है। देखो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक बात और समझना बेटा। देखो, आपको बता दें कि मान लो अगर एक सर्किट है, ये अभी सर्किट तुमको पढ़ना ही है आगे। अभी मान लो ये एक सर्किट है, एक ये सर्किट है, बल्ब लगा हुआ है। देखो, जो ये बड़ा वाला, ये एक बैटरी, ये सेल होती है, ये सेल होता है। अब सेल का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव होता है। तो हमेशा नेगेटिव वाले से कौन जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा। और पॉजिटिव वाले से कौन निकलेगा? तो पॉजिटिव वाले से करंट निकलेगा। मतलब एक्चुअली में करंट कुछ होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो होता है। लेकिन हम समझने के लिए इलेक्ट्रॉन के फ्लो को मानते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, और यहाँ जो पॉजिटिव यानी करंट होता है उसे हम मानते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट flows from
पॉजिटिव टू नेगेटिव। जो करंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेगा। इट इज क्लियर? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम है, छापिए इसको। छप जाए तो बताना, मैं इसको इरेज कर दूंगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। कब तक आपके इंतजार में हम बैठे रहेंगे, तो हम आगे बैठ चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। वैसे लिख लिए होगे, लिखने में छापने में तो तेज हो ही आप लोग, तो इसलिए छाप तो लिया ही होगा। छपाई में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, छपाई तो खूब अच्छी करते हैं आप लोग, है ना। प्रिंटर वाला काम आपको मिले तो पूरा बोर्ड छाप लो अच्छे से। एक क्वेश्चन है, देखते हैं पीवाईक्यू में आया हुआ है। पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है, बताओ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। आप बताना होता है कि नहीं होता है पीवाईक्यू आपसे। क्वेश्चन कह रहा है अ चार्ज ऑफ 150 कूलम फ्लोज थ्रू अ वायर इन 1 मिनट। क्या बोला है, अ चार्ज ऑफ 150 कूलम फ्लोज थ्रू अ वायर इन 1 मिनट। इसका मतलब यहाँ पे जो फ्लो लिख देते हैं, क्वेश्चन लिख दें क्या, या लिखो, आप लिख लो, उतार लो, दिख रहा होगा तो अच्छी बात है। लिखो अ चार्ज ऑफ 150 कूलम, अ चार्ज ऑफ 150 कूलम फ्लोज थ्रू अ वायर, फ्लोज थ्रू अ वायर इन 1 मिनट, 1 मिनट में फ्लो कर रहा है। फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। वैसे ये क्वेश्चन आपको विजिबल होगा, मुझे लगता है ऐसा, ठीक है। सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी तो लिखने की कोई खास जरूरत पड़ेगी नहीं। अब देखिए, इसका मतलब आपसे यहाँ बोल रहा है कूलाम, कितना कूलाम, 150। इसका मतलब क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 150 हो गई, है कि नहीं। 1 कूलाम कितने मिनट में, 1 मिनट में, मतलब टाइम कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आप कहेंगे 60 सेकंड। तो यहाँ से अगर मैं पूछूं आपसे आई क्या होगा, तो आप कहेंगे आई का फॉर्मूला तो क्यू अपॉन टी होता है। तो आई इज इक्वल टू क्यू कितना हो जाएगा बेटा, 150। टी कितना हो जाएगा, 60। काटा पीटी मचाओ, ये कट गया, ये कट गया, 15/6, 6 से कट करो, 6 टू जा 12। आप जानते हैं 3 बचेगा, पॉइंट लगाओगे, 30 हो जाएगा, 6 5 जा 30। इसका मतलब 2.5 एम्पियर ये करंट फ्लो करेगा। अगर मतलब 150 कूलाम चार्ज रहेगा, अगर 1 मिनट के अंदर 150 कूलाम चार्ज फ्लो करते हैं, तो उसमें करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5 एम्पियर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। यहाँ तो कोई डाउट, कोई दिक्कत हो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है तो इसको हम हटाते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और है, जो सबसे मतलब मेनली बच्चों की प्रॉब्लम कंफ्यूजन तो होती ही होती है। उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सफाया करेंगे, क्या थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझते समझते हम क्या समझ लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझेंगे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस समझेंगे, ठीक है। देखो पोटेंशियल होता क्या है, जैसे मैंने आपसे बोला कि तुम्हारा पोटेंशियल क्या है, तो पोटेंशियल का मतलब इनडायरेक्टली मैं आपका पावर पूछ रहा हूँ, आपकी एनर्जी पूछ रहा हूँ कि आपके पास आखिर कितनी एनर्जी है। जैसे मैंने बोला बस तुम्हारा पोटेंशियल इतना ही है, बस तुम ये 40 मिनट ही पढ़ सकते हो क्या। तो जब मैंने बोला कि आप 40 मिनट ही पढ़ सकते हो, तो इसका मतलब मैं आपके पोटेंशियल को चैलेंज कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने आपको बोला तो आपको पोटेंशियल हो गया। पोटेंशियल मतलब एनर्जी, आप कितना काम कर सकते हो। मैंने बोला बस तुम्हारी मोबाइल का पोटेंशियल इतना ही है, तुम्हारी मोबाइल आधे घंटे में गर्म हो जाती है। तो जब मोबाइल आधे घंटे में गर्म हो जाती है, इसका मतलब मैं मोबाइल के पोटेंशियल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो पोटेंशियल का मतलब एनर्जी है, वो कितना काम कर सकती है। तो वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताता है इलेक्ट्रॉन का वर्क डन। आखिर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज, चार्ज कितना वर्क डन करता है ये कौन बताता है, पोटेंशियल। जैसे मैंने बोला कि तुम्हारा पोटेंशियल इतना ही है, बस तुम 2 घंटे ही पढ़ सकते हो, तो इसका मतलब मैं आपका वर्क डन बता रहा हूँ कि बस तुम इतना ही काम कर सकते हो, इतना ही वर्क कर सकते हो। मैंने बोला बस तुम्हारी मोबाइल 2 घंटे के अंदर डिस्चार्ज हो जाती है, इसका मतलब मैं आपके मोबाइल के पोटेंशियल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जब आपके मोबाइल के पोटेंशियल के बारे में बात करूंगा, इसका मतलब मैं आपके मोबाइल का वर्क डन बता रहा हूँ। तो ऐसे ही अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूं, तो ये इसका मतलब होता है कि आखिर चार्ज कितना वर्क करता है, आखिर कोई चार्ज कितना वर्क डन कर रहा है, इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब चार्ज वर्क कैसे करता होगा,
अब चार्ज ऐसे वर्क करता होगा बेटा, ये बताओ, जैसे मान लो मैं आपको कुछ बढ़िया चीज दिखाता हूँ। सपोज करो कि ये एक वायर है, देखो मेरे पास सेटअप रखा हुआ है, मैं आपको एक्सपेरिमेंट कराता ही रहता हूँ। मान लो ये वायर है, अब ये वायर है, तो इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। तो क्या अगर मान लो सपोज करो कि मैंने इसको एक स्विच के अंदर लगा दिया, कहीं भी प्लग कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना पड़ेगा ना, ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना पड़ेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो क्या वर्क नहीं करेगा? आपने पढ़ा हुआ है कि बेटा कोई भी चीज अगर मूव करती है तो उसे वर्क करना पड़ता है, फोर्स लगता है। तो ये बताओ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलते 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 चलते, छोटे छोटे पाँव उसके होंगे इलेक्ट्रॉन के, वो चलते चलते यहाँ तक पहुंचेगा, तो क्या वर्क नहीं करेगा? इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? चार्ज। चार्ज जितना वर्क डन करता है उसे क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। लेकिन वो चार्ज कैसा होना चाहिए? यूनिट। अब मान लो मुझे ये पता है कि पहले चार्ज यहाँ पर था, मान लो मुझे ये पता है कि यहाँ तक इतना वर्क हुआ है, और फिर मान लो यहाँ तक इतना वर्क हुआ है, तो इसका मतलब मैं मान लूंगा यहाँ पे वर्क हुआ इतना, मान लो 10 वर्क हुआ, यहाँ वर्क हो गया 15, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितना वर्क हुआ होगा? 5। तो इसका मतलब मैंने यहाँ से यहाँ तक के वर्क के बीच में डिफरेंस निकाल लिया, तो उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में अंतर क्या है, बात समझो। जैसे मैंने कहा, आप बैठे हो पढ़ने के लिए, पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ ही रहे हो, कब से पढ़ रहे हो मुझे नहीं पता, मतलब स्टार्टिंग का पॉइंट मुझे पता ही नहीं है कि आपने कब से शुरू किया, मतलब स्टार्टिंग में वर्क क्या रहा होगा? 0। और बाद में जब मैंने चेक किया तो आपका वर्क हो गया 20। इसका मतलब आप कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किए? इन्फिनाइट से। जब मुझे पता ही नहीं है कि आपने पढ़ना कहाँ से स्टार्ट किया, तो मैं मान लूंगा आपने इन्फिनाइट से पढ़ना स्टार्ट किया। तो जितना मुझे वर्क मिलेगा मैं कह दूंगा, मान लो 20 वर्क मिला तो मैं कह दूंगा अच्छा बच्चे ने 20 जूल वर्क किया है। लेकिन मान लो मुझे पता है कि स्टार्टिंग में तो 10 मिनट तुमने मोबाइल चलाया है, जब बैठे थे पढ़ने के लिए तो स्टार्टिंग में तो 10 मिनट तुमने गेम खेला है। तो क्या मैं उस 10 मिनट का जो वर्क डन होगा उसको भी ऐड करूंगा पढ़ने में? नहीं ऐड करूंगा। तो अगर आपने 10 मिनट स्टार्टिंग में सपोज करो गेम खेल लिया, और फिर लास्ट मैंने देखा 20 वर्क किया है, तो क्या पूरा का पूरा 20 वर्क आपने पढ़ने में ही किया है? कहोगे बिल्कुल नहीं किया। हो सकता है स्टार्टिंग का 5 वर्क आपने किसमें कर लिया हो? गेम खेलने में। तो मैं क्या करूंगा? 20 में से उस 5 को माइनस करूंगा, तो जो 15 निकल के आएगा वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस हुआ पढ़ने के लिए, है कि नहीं? अगर स्टार्टिंग से पढ़ने बैठे हो तो पूरा का पूरा वर्क डन हो जाएगा। अगर बीच में आए हो तो जितना वो फर्जी वाला काम किया उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो ऐसे यहाँ दो टर्म होते हैं बेटा, देखो, एक तो पोटेंशियल होता है, एक होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, देखो पोटेंशियल होता क्या है? एक चार्ज को एक चार्ज को यहां से यहां आने में, एक सिंगल चार्ज को यहां से यहां आने में जितना वर्क करना पड़ा उसे ही उस चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज को, चार्ज तो बहुत सारे आ रहे होंगे, तो क्या करना पड़ेगा? आप जानते हैं किसी चीज को 1 करना हो तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला 5 टॉफी इतनी रुपीज की, तो 1 टॉफी कितनी रुपीज की? सिंपल सी बात है, क्या करोगे? डिवाइड करोगे। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर एक चार्ज यहां से यहां तक आ रहा है, कितना वर्क डन करेगा? तो मैंने कहा मान लो यहां से यहां तक क्यू चार्ज आ रहे हैं, तो 1 चार्ज कितना वर्क डन करेगा? तो 1 चार्ज करेगा W/Q। सिंपल सी बात है। पहली बात तो पोटेंशियल के अंदर हमको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता होता है। जब भी आप पोटेंशियल निकालेंगे तो आपको स्टार्टिंग का पॉइंट नहीं पता रहेगा कि आखिर चार्ज आ कहां से रहा है, इनफाइनाइट से आएगा। अगर पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल निकालने का मतलब है हमको ये बात नहीं पता है कि चार्ज कहां से आ रहा है, बस ये पता है कहां आ रहा है। जैसे मैंने इसको उठाया, तो पोटेंशियल में मान लो मुझे ये नहीं पता कि चार्ज यहां से चलना स्टार्ट किया है, कहां से चलना स्टार्ट किया मुझे नहीं पता, बस मैं ये देख पा रहा हूं कि यहां पहुंच गया है। अब यहां पहुंचा, लेकिन वो कहां से चलते चलते पहुंचा नहीं पता, तो क्या मैं डिफरेंस निकाल पाऊंगा? नहीं निकाल पाऊंगा। आपके जेब में कितने रुपए हैं पता ही नहीं, फिर मैंने लाकर चुपके से रुपए रुपए कुछ मिक्स कर दिए, तो अब आप जान पाओगे कितना रुपए मैंने मिक्स किया? नहीं जान पाओगे ना। अगर आपके जेब में पहले से 20 रुपीज है, मैंने 10 रुपीज लाके और डाल दिए, तब तो आप डिफरेंस निकाल सकते हो कि 20 अच्छा 30 हो गया, 20 पहले से था, कितना डाला होगा? 10। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि पहले से कितना रुपया है, और मैंने लाके 10 रुपीज और डाल दिया, और ये भी नहीं पता है कि 10 डाला है कितना डाला है, तो क्या आप निकाल पाओगे अलग अलग कि कितना पहले था कितना बाद में था? नहीं था। तो ऐसे ही पोटेंशियल के लिए
आपके पास स्टार्टिंग में कितना पोटेंशियल है ये ना नहीं पता है। अगर इन्फिनाइट से, इन्फिनाइट का मतलब है यहाँ पे हमको पता नहीं है कहाँ से चार्ज आ रहा है। अगर कोई यूनिट चार्ज इन्फिनाइट से किसी एक पॉइंट तक आने के लिए जितना वर्क डन करता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनफाइनाइट से, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आप डिफरेंस नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमको पता ही नहीं है शुरुआत में क्या था, तो कैसे निकाल पाएंगे। मैंने आपसे बोला कि तुम्हारे पास शाम को 10 रुपीज थे, बताओ सुबह कितने रुपीज थे, तो पता नहीं सुबह कितने रुपीज थे, क्या पता। लेकिन मैंने आपसे कह दिया बताओ सुबह आपके पास 7 रुपीज थे, शाम को 10 हो गए, बताओ कितना कमाए हो, तो सिंपल निकाल लोगे 3 रुपीज। डिफरेंस के लिए कम से कम 2 पॉइंट तो होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमको स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं होता है। लिखो इस बात को, पहले डेफिनेशन लिखो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge, the amount of work done, the amount of work done in bringing a charge from infinite to at point, मतलब एक इन्फिनाइट से लेके किसी एक पॉइंट तक आने के लिए, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हमको पता नहीं है, इन्फिनाइट से किसी एक पॉइंट तक आने के लिए जो भी वर्क डन करना पड़ा, किसको, आ चार्ज को। यहाँ इंपॉर्टेंट बात बेटा ये है, आ चार्ज, वन चार्ज, इसका मतलब टोटल चार्ज कितने थे, क्यू, लेट कर ले, लेट टोटल चार्ज इज क्यू, है ना, एंड वर्क डन इक्वल टू डब्ल्यू। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा उसको v से लिखते हैं, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा w अपॉन क्यू। एक चार्ज को कितना वर्क डन करना पड़ा, तो सिंपल सी बात है कि हमको w से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। अगर एक टॉफी का रेट निकालना है तो क्या करोगे, टोटल रुपए को उस टॉफी से डिवाइड कर दोगे। तो वैसे अगर हमको आ चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना है तो सिंपल सी बात है v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू करेंगे। जब v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू करेंगे तब तो निकल के आएगा पोटेंशियल क्या होता है। इसकी जो यूनिट होती है बेटा, यूनिट होती है वोल्ट। एक फेमस साइंटिस्ट थे वोल्ट, उनके रिस्पेक्ट में इसका यूनिट क्या पड़ गया, वोल्ट पड़ गया। और इसके अलावा आप जानते हो यहाँ से वर्क को बोलते हैं जूल, ये अपॉन लगा है, और क्यू का होता है कूलाम। तो एक यूनिट इसकी हो जाएगी जूल पर कूलाम, तो 2 यूनिट हो गई, वोल्ट और जूल पर कूलाम। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में बस सिंपल सी बात, जहां इन्फिनाइट लिखा है वहां लिख दोगे आ पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता था, बस कहाँ आ रहा है ये पता था चार्ज। इसके अंदर हमको स्टार्टिंग पॉइंट पता रहेगा और साथ साथ कहाँ तक चार्ज जाएगा ये भी पता रहेगा। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, यहां बन जाएगी द अमाउंट ऑफ वर्क डन, देखो द अमाउंट ऑफ बिल्कुल सेम ऐसे ही, इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यहां पर देखो इन्फिनाइट से आ रहा था, यहां पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आएगा, मतलब हमको यहाँ ये भी पता है किस पॉइंट से आ रहा है और कहां तक जाएगा ये भी पता है। तो यहाँ क्या निकाल लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पे जो निकल के आएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस निकल कर आ जाएगा, है ना। लेकिन कितने कितने से चेक करेंगे, 1 कूलाम से, इस बात का ध्यान रखना। आ चार्ज, एक चार्ज कितना वर्क डन करता है इससे अगर निकालेंगे तब हम बोलेंगे, ठीक है। आ चार्ज, एक चार्ज कितना वर्क डन करेगा उसे बोलते हैं पोटेंशियल, ये नहीं कि 10-12 चार्ज। एक चार्ज निकालने का मतलब है क्यू से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अच्छा यूनिट इसकी सेम रहेगी, वोल्ट बोलते हैं, वोल्ट के अलावा इसको बोलते हैं कूलाम, जूल पर कूलाम बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम बताओ, मैं फिर से रिपीट कर दूं, आपको फिर से समझ में आ जाएगा। वैसे उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ समझ में आ ही गया होगा आपको। अगर कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो बताओ, मैं फिर से एक बार एक खिदमत कर लूँ समझाने की, जब इतना समझा ही रहा हूँ तो 2 बार और समझा लूँगा।
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें ये बताता है कि आखिर किसी एक चार्ज ने कितना वर्क डन किया। कोई एक चार्ज कितना वर्क कर रहा है, इस बात को कौन समझाता है? पोटेंशियल। अगर इन्फिनाइट से कर रहा है तो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा, लेकिन अगर एक पॉइंट से, मान लो अगर इन्फिनाइट से कर रहा है तो क्या पता यहां जितना आया उतना ही मान लेंगे, लेकिन मुझे पता है कि यहां से आया और यहां तक गया, तो हम पोटेंशियल कितना निकालेंगे? खाली इतने का निकालेंगे, है कि नहीं? इसे बोलते हैं पोटेंशियल। जैसे अगर आप करते क्या हो मुझे पता है, सब आप लोग क्या करते हो। जैसे मान लो पापा के आने का टाइम हुआ और तुम हो बड़े स्मार्ट, तुरंत कॉपी किताब लेके बैठ गए। अब पापा आएंगे तो पापा को तो पता ही नहीं है कि तुम कब से पढ़ रहे हो, तो उनको लगेगा कि पता नहीं कब से पढ़ रहा है। जैसे पढ़ते देखेंगे तो उनको लगेगा सुबह से पढ़ ही रहा है, क्योंकि उनको तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल नहीं पाएंगे। वो क्या निकालेंगे? पूरा पोटेंशियल निकाल लेंगे, लगता है पता नहीं कब से पढ़ रहा होगा। लेकिन अगर मान लो मम्मी ने फोन करके बता दिया कि बस जैसे आते हो 2 मिनट पहले ही बैठता है, तब जब वो आएंगे तो क्या वो पोटेंशियल निकालेंगे? वो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। 2 मिनट पहले और अभी, तो डिफरेंस निकाल लेंगे और फिर उसके बाद चप्पल पड़ेगी। तो 2 मिनट के अंदर जो आपने वर्क डन किया उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और पूरा निकाल लोगे तो क्या बोलोगे? पोटेंशियल बोलोगे। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या है? कह सकते हैं कि आपके नॉलेज के लिए टॉपिक बनाई गई है, इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये इलेक्ट्रिक सर्किट होती क्या है? देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है यहाँ पहले समझो। इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसी सर्किट है जो पूरा कंप्लीट होने पर करंट का फ्लो कराती है। अगर कभी भी एक पूरा वायर का कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाए तो करंट का फ्लो होता है। जैसे मैं ये कह रहा हूं, मान लो ये वायर है यहाँ पर। अब ये वायर जब तक मैं कहीं भी नहीं लगाऊंगा, किसी भी प्लग के अंदर नहीं लगाऊंगा, क्या करंट का फ्लो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये सर्किट इनकम्प्लीट है। सर्किट कंप्लीट होने का मतलब है कि जहां से चार्ज चलना शुरू किया फिर वो कंटिन्यू चलता रहे, कहीं भी रास्ते में करंट का फ्लो ब्रेक ना हो। अगर करंट का फ्लो ब्रेक हो जाएगा तो क्या करंट का फ्लो होगा? नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं करंट का फ्लो ब्रेक ना हो तो सर्किट क्या होनी चाहिए? कंप्लीट, कॉन्टिन्यू होनी चाहिए। कॉन्टिन्यूअस सर्किट को ही क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज ही सर्किट क्रिएट करता है। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन लिख लो बेटा, फिर मैं समझाता हूँ क्या होता है। लिखो, अ कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज पाथ, अ कॉन्टिन्यूअस एंड closed path of an electric current, the the continuous and closed path of electric current is called electric circuit। अगर करंट का फ्लो कंटिन्यू हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? कि वहां पे सर्किट कंप्लीट है, और सर्किट कंप्लीट रहेगी तो करंट का फ्लो भी होगा। लेकिन अगर सर्किट कंप्लीट ही नहीं है, जैसे इस तरह मैंने वायर को जोड़ा ही नहीं है उसके अंदर प्लग में, तो क्या यहाँ करंट का फ्लो करेगा? नहीं करेगा। और अगर करंट का फ्लो नहीं करेगा तो क्या करंट का फ्लो ना करने पर सर्किट होगी? नहीं होगी। सर्किट तब बोलेंगे जब पूरा वायर बना हो। जैसे मैंने कहा, ये मान लो, मैं दिखाता हूँ आपको सर्किट बना करके। जैसे मैंने कहा, मान लो ये एक बल्ब लगा हुआ है, ये एक बल्ब है, ऐसे बनाए ऐसे बनाए। मान लो यहाँ बैटरी लगाया मैंने, फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मान लो ऐसे तार को तोड़ दिया, तो क्या अब करंट का फ्लो यहाँ होगा? नहीं होगा, क्योंकि तार टूटा हुआ है। तो ये सर्किट नहीं है बेटा। अगर सर्किट आपको बनाना है तो करंट का फ्लो कराना लगेगा, और करंट का फ्लो कराना है तो करंट का फ्लो कराने का मतलब वायर को जोड़ना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर के सर्किट को कंप्लीट होना चाहिए, तभी तो बल्ब ग्लो करेगा, वरना तो बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा। इसका मतलब बल्ब के ग्लो करने के लिए सर्किट का कंप्लीट होना, या बल्ब के ग्लो करने से अच्छा बोल सकते हैं करंट के फ्लो के लिए। करंट के फ्लो के लिए, यहाँ पर फ्लो होने के लिए कम से कम ये जरूरी है कि यहाँ पर सर्किट कंप्लीट हो। अगर सर्किट ही नहीं कंप्लीट होगी तो क्या करंट का फ्लो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात है।
अब देखो, यहाँ जादू से बहुत सारे नाम आ गए हैं, है ना। मैंने एक जादू किया और सारा नाम यहाँ लिख करके आ गया। ये सब वो चीजें हैं जो किसी सर्किट के अंदर यूज होती हैं। क्या क्या होती हैं देखो, जैसे इलेक्ट्रिक सेल, अभी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक सेल कुछ इस तरीके से होता है। देखो, इलेक्ट्रिक सेल अगर दिखाना हो तो इलेक्ट्रिक सेल कुछ इस तरीके से होता है, जैसे ऐसे बनाया मैंने, ऐसे। ये इलेक्ट्रिक सेल होता है, ऐसे ऐसे। ये क्या है, इलेक्ट्रिक सेल। इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। लेकिन अगर बैटरी होगी तो आप जानते हैं बैटरी के पास पावर क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे कई सारे सेल लगा देते हैं, मतलब 2-3 सेल लगाते हैं नॉर्मली। बाकी तो डिपेंड करता है कितना सेल लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, ये हो गया बैटरी। इसके अलावा यहाँ पे प्लग की है, ओपन। ओपन का मतलब होता है करंट का फ्लो नहीं कर रहा है, ओपन का मतलब खुला हुआ है। तो यहाँ पे ओपन की अगर रहेगी तो ओपन की का मतलब आप ऐसे बनाओगे और अंदर कुछ लगाओगे नहीं, खाली ऐसे बना दोगे। तो इसका मतलब की क्या है, ओपन। मतलब ये तार जुड़े नहीं हुए हैं बल्कि तार टूटे हुए हैं, मतलब ये तार बीच में क्या है, ब्रेक है। लेकिन अगर प्लग की क्लोज करोगे तो क्लोज का मतलब होता है ऐसे ऐसे, और बीच में डॉट लगा दोगे। तो इस डॉट का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि अब यहाँ करंट का फ्लो हो रहा है, तार आपस में ज्वाइंट हैं। ठीक है। अगर हम बात करेंगे वायर ज्वाइंट की, वायर ज्वाइंट जहां भी होगा बेटा, वहां पे कुछ इस तरीके से देखो, ऐसे यहाँ पे एक ऐसे डॉट बना होगा बड़ा सा गोल गोल। इसका मतलब होता है कि दो तारों को हमने जोड़ दिया। जैसे घर में कई बार करते नहीं कि दो तारों को आपस में जोड़ गिट्ठा बांध फिर टेप लगा देते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही, तो इसे बोलते हैं वायर ज्वाइंट। और कई बार ऐसा होता है कि एक के ऊपर दूसरा वायर चला जाता है, ज्वाइंट नहीं होता, बस खाली चला जाता है ऊपर से ही निकल के। जैसे मान लो ये वायर है, अब मैंने कहा कि ये दोनों वायर हैं, इन दोनों वायर को ऐसे एक के ऊपर एक कर दो, तो क्या ये दोनों वायर आपस में जुड़ गए हैं क्या, जुड़े तो है नहीं। तो इस समय इसको हम बोलते हैं कि वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट। जब एक के ऊपर दो वायर ऐसे कर दोगे तो क्या जुड़ गए, क्या जुड़े तो है नहीं। तो इसको बनाने के लिए आप ऐसे बना सकते हो कि मतलब एक वायर ऐसे और दूसरा वायर यहाँ से बस ऐसे ही चला जा रहा है। इसका मतलब होता है ये वायर दोनों आपस में ज्वाइंट नहीं है, बस एक के ऊपर एक रखे हुए हैं ऐसे। इसे बोलते हैं वायर का ज्वाइंट होना। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अभी पढ़ना है आगे, ओम्स का लॉ पढ़ोगे, ओम्स के लॉ में आप देखोगे क्या होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक ऐसी बेसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से करंट का फ्लो ब्रेक होता है ना। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे करंट रेजिस्ट होता है, रेजिस्ट का मतलब करंट का रुकना, करंट अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता है, उसे बोलते हैं रेजिस्ट। तो इसको हम बोल देंगे इस टाइप से, यहाँ पर ऐसे बनाते हैं ब्रेकर की तरीके से, कि करंट का फ्लो नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेरिएबल का मतलब होता है अपने हिसाब से करंट को या रेजिस्टेंस को हम कम ज्यादा कर पाते हैं, तो इसके लिए एरो लगा देते हैं। वैसे परेशान ना होना, रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस ये दोनों भी आगे पढ़ना है, जहां पर अभी हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे, फिर रेजिस्टेंस के बारे में पूरी अलग से टॉपिक ही है। तो बिल्कुल फ्री माइंड से रहो, हम पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे बॉक्स बनाओ, वी लगाओ। वोल्ट मीटर वोल्टेज यानी पोटेंशियल मेजर करता है, और अमीटर तो आप पढ़ के आए हो कि ए से लिखते हैं, ये करंट मेजर करता है। किसी भी सर्किट के अंदर ये सब चीज अगर लगी रहेंगी तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये कोई कंपलसरी नहीं कि सब चीज लगा ही हो, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है ना कि हमें जो काम रहेगा वो सर्किट में लगाएंगे, सब तो लगा नहीं लेंगे। बस ये सिंबल्स हैं, अभी आगे सर्किट जब पढ़ेंगे, सर्किट का काम बहुत ज्यादा हमको लगता है रेजिस्टेंस के अंदर। तो ये बात पता होनी चाहिए, अगर ये पता रहेगी तो आपके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन करना, थोड़ा सर्किट को पहचानना, थोड़ा सर्किट के बारे में नॉलेज निकालना आसान रहेगा। वरना उतने अच्छे से आप उन चीजों को कर नहीं पाएंगे जितना कि मैं आपसे करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब हो गया, नहीं हुआ तो छाप लो एक बार, फिर उसके बाद हम इसको हटाएं। छापो, छप गया, ठीक है। तो इसको हटाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी, समस्या हो तो बताइए। और अगर सब चंगा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब बेहतरीन चल रहा है तो कोई परेशानी ही नहीं है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। छप गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं। देखो कोई भी परेशानी नहीं है, आराम से पढ़िए, समझते हुए पढ़िए, सीखते रहिए। सबसे जरूरी है सीखना, क्योंकि बार बार आप थ्योरी पे ही नहीं दिमाग लगा सकते, न्यूमेरिकल्स भी करना है। बहुत जल्दी हम न्यूमेरिकल पे जाने वाले हैं, फिर वहां न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, एक अलग से वीडियो पूरा रहेगा वन शॉट का, जिसके अंदर सिर्फ हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को ही सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स आप तब कर सकते हैं बेटा जब थ्योरी पे कमांड रहेगी, अगर थ्योरी पे ही नहीं कमांड है तो फिर न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाएंगे ना।
चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही जबरदस्त एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन जो छपेगा। तो यहाँ पे है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था? देखो, ओम्स एक साइंटिस्ट थे और ओम्स ने ये बताया कि अगर किसी सर्किट के अंदर हम पोटेंशियल बढ़ाएं, पोटेंशियल बढ़ने का मतलब क्या है? वर्क डन बढ़ाएं। वर्क बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। आप खुद सोचो, पोटेंशियल आपका बढ़ जाए तो इसका मतलब क्या है कि आप ज्यादा वर्क करोगे। अच्छा, ज्यादा वर्क करोगे तो चार्ज का फ्लो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। चार्ज का फ्लो जब ज्यादा होगा तो करंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसी बात को ओम्स भाई साहब ने समझा दिया, बड़ा सा लॉ बना के दिखा दिया। कोई बड़ी बात नहीं है, बस समझ जाओ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे ओम्स ने ये कहा कि अगर हम किसी सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएं तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने पर उस सर्किट के अंदर करंट भी बढ़ जाएगा। और जब दोनों चीज बढ़ जाएगी तो हम कह सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I। ओम्स ने क्या कहा? देखो, ओम्स ने कहा क्या? ओम्स ने कहा व्हेन वी इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट, व्हेन करंट इज आल्सो इंक्रीज इन द सर्किट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं, ये बताओ, पोटेंशियल बढ़ेगा तो वर्क बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पोटेंशियल होता क्या है? वर्क डन बाई यूनिट चार्ज। अगर पोटेंशियल बढ़ गया तो इसका मतलब अब वो चार्ज ज्यादा वर्क करेगा। अब चार्ज अगर ज्यादा वर्क करेगा, क्या वर्क करेगा? फ्लो करने का। अगर चार्ज ज्यादा फ्लो करेगा तो वर्क ज्यादा होगा, और अगर फ्लो ज्यादा करेगा तो फ्लो ऑफ चार्ज ही तो करंट होता है। तो पोटेंशियल बढ़ गया तो मतलब चार्ज का वर्क बढ़ गया। चार्ज का वर्क होता है फ्लो करना, तो पोटेंशियल बढ़ने का मतलब करंट भी क्या हो गया? बढ़ गया। सिंपल सी बात है। तो आप यहां पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लिखिए। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द पोटेंशियल, इससे विजिबल है ना? विजिबल हो तो मैं ब्लू या ब्लैक पेंसिल लिख दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। द पोटेंशियल डिफरेंस V, द पोटेंशियल डिफरेंस V इज डायरेक्टली proportional to the electric current flow in circuit। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? इलेक्ट्रिक करंट के। इसका मतलब अगर पोटेंशियल बढ़ेगा तो पोटेंशियल के बढ़ने का मतलब क्या है? पोटेंशियल के बढ़ने का मतलब है कि यहाँ पे करंट भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल बढ़ेगा तो चार्ज वर्क डन ज्यादा करेगा। चार्ज वर्क ज्यादा करेगा मतलब फ्लो ज्यादा करेगा, और चार्ज अगर फ्लो ज्यादा करेगा तो करंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन तब जब इसमें कुछ ऐसी फंडामेंटल बेसिक चीजें कांस्टेंट रहेंगी। वो कौन कौन चीजें हैं? तो नंबर एक, व्हेन टेम्परेचर, इसके अलावा और आप बोल सकते हैं लेंथ, एरिया एंड मटेरियल रिमेन्स कांस्टेंट। क्योंकि आप अगर लेंथ, एरिया और मटेरियल ही चेंज कर दोगे तब तो फिर पोटेंशियल नहीं कांस्टेंट रह पाएगा। अब पहले मान लो करंट चल रहा है पतले वाले वायर से, अब आपने एकदम से वायर को मोटा कर दिया, तब कैसे आप कह सकते हो कि सेम रहेगा, अलग रहेगा? फिर तो फिनोमेना ही अलग हो गया ना। ओम्स लॉ को फॉलो कराने के लिए टेम्परेचर, लेंथ, एरिया और मटेरियल का कांस्टेंट होना कंपलसरी है। अगर ये चीजें कांस्टेंट रहेंगी तभी करंट का फ्लो पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल हो पाएगा। बहुत बेसिक बात ओम्स ने बताई। ओम्स ने कहा कि जो पोटेंशियल होता है वो प्रोपोर्शनल होता है करंट के। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि साथ साथ बढ़ना, साथ साथ घटना। अगर पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट बढ़ जाएगा, अगर पोटेंशियल कम होगा तो करंट भी कम हो जाएगा। लेकिन तब जब आप टेम्परेचर को, वायर की लेंथ को, वायर के एरिया को
और मटेरियल को, मटेरियल का मतलब ये है कि ये नहीं कि पहले कॉपर का वायर लिए थे बाद में एल्युमिनियम का वायर ले लो। भाई कंपैरिजन किस में करते हैं, बराबर के लोगों में करते हैं ना। तुम्हारी कंपैरिजन हम खली से कर देंगे तो क्या कंपेयर करना सही रहेगा, नहीं रहेगा ना। तो हमेशा सेम चीजों के अंदर कंपेयर करना है, मतलब सेम चीज के अंदर कंपेयर करने का मतलब है कि ये सब चीजें क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। अब ये नहीं कि आपने बोला कि अच्छा ये बताइए कि इसके अंदर और इसके अंदर दोनों में से किसके अंदर करंट का फ्लो दोनों क्या प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल नहीं होगा भैया। इसका देखो एरिया ज्यादा है, जबकि इसका एरिया हो सकता है थोड़ा सा कम हो। तो ये लेजर लाइट है, तो जिसके अंदर एरिया ज्यादा होता है, सिंपल सी बात है वहां तो फ्लो ज्यादा हो पाएगा ना। तो कंपैरिजन हमेशा बराबर के लोगों में होता है, इसलिए बोला गया है कि इन चीजों को कांस्टेंट करके तब आप ये बात बोलिए। कौन सी बात, कि v प्रोपोर्शनल टू आई होगा। और v प्रोपोर्शनल टू आई का मतलब है इस तरीके से। और आप जानते हैं जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो वहां कोई कांस्टेंट आता है, यहाँ बेटा कांस्टेंट आएगा आर। जब भी करंट फ्लो करेगा तो करंट को ब्रेक करने के लिए, रोकने के लिए एक विलन है जिसका नाम है रेजिस्टेंस आर। रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को रेसिस्ट करता है, करंट को फ्लो नहीं होने देता है। करंट को फ्लो क्यों नहीं होने देता बेटा, देखो जब भी चार्ज चलते हैं तो चार्ज बहुत सारे आपस में न्यूट्रल होते रहते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज के होने की वजह से कुछ चार्जों का डिस्ट्रॉय होने लगता है, और मटेरियल जितना खराब रहेगा उतना ही ज्यादा करंट का लॉस होगा। और करंट को लॉस करने का फिनोमेना ही क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। पहली बात तो रेजिस्टेंस कोई डिवाइस नहीं है कि आप देख लो तो ये रेजिस्टेंस है, ये मैंने हाथ में उठा लिया रेजिस्टेंस, ये मैंने रख दिया रेजिस्टेंस, ऐसा कुछ नहीं है। रेजिस्टेंस एक समझने की चीज है। रेजिस्टेंस को आप फील कर सकते हो, डायग्राम में देख सकते हो, लेकिन अगर आप ये कहो कि रेजिस्टेंस कोई डिवाइस, तो कोई डिवाइस नहीं है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्ट द करंट। करंट को रेजिस्ट करने वाली, ब्रेक करने वाली चीजें होती हैं, कौन सी, करंट। अब अगर वायर जितना लंबा रहेगा, सिंपल सी बात है कि वहां पे करंट का लॉस उतना ही ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा आप चलोगे उतना ज्यादा चांस तो रहेगी आपके रिस्क ऊपर। जैसे मैंने कहा आपसे कि एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाओ, तो सिंपल सी बात है कि एनर्जी का लॉस क्या होगा, कम होगा। लेकिन मैंने कहा कि अपने कमरे से आप लेकर 10 किलोमीटर चले जाइए, तो अपने कमरे से लेकर के आप 10 किलोमीटर जाओगे तो लॉस ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा। तो जब लॉस ज्यादा होगा इसका मतलब रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब है करंट क्या होगा, कम होगा। एरिया, एरिया अगर ज्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जहाँ एरिया ज्यादा रहेगा चौड़िया के चलोगे। एरिया ज्यादा होने का मतलब है कि आपके गिरने की चांस क्या रहेगी, कम। जैसे हाईवे के ऊपर देखो बढ़िया मस्त गाड़ी चलाते हो, और अपने लोकल मार्केट के अंदर गाड़ी की पहिया आगे नहीं बढ़ती है, ट्रैफिक जाम रहता है। तो हमेशा रेजिस्टेंस, हमेशा का हमेशा रेजिस्टेंस अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेकिन अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। इसीलिए घर के अंदर देखो जहां जहां बहुत भारी भरकम डिवाइस लगी होती है, टीवी, एसी, कूलर, फ्रिज, वहां मोटे तार लगे होते हैं, क्योंकि वहां रेजिस्टेंस कम करना होता है, इसलिए मोटे वायर को लगाते हैं। और घर के अंदर देखिए, जब मैकेनिक आता है तो पूरे घर के अंदर एक ही तार नहीं लगाता है, हर कमरे के अंदर अलग अलग तार लगाता है, इसलिए ताकि वायर की लेंथ कम हो जाए। वायर की लेंथ कम रहेगी तो रेजिस्टेंस भी कम रहेगा। इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है घर के अंदर एक कमरे में लाइट चली जाती है, दूसरे कमरे में नहीं जाती है। इसका कारण सिर्फ यही है क्योंकि वो अलग अलग कमरे का करंट, क्योंकि वहां रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर लेंथ आप लंबी कर दोगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। ये मेनली बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इसके अंदर। अच्छा, V इक्वल टू आर आई आ गया। यहां से आप कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे V अपॉन आई। परेशान मत होइए, वैसे रेजिस्टेंस तुमको भी आगे पढ़ना ही है। तो R इज इक्वल टू हो गया V अपॉन आई। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आप देखिए V अपॉन आई है, तो V अपॉन आई किसके इक्वल है, R के ऊपर। और R क्या है, कांस्टेंट। अगर R कांस्टेंट है इसका मतलब है कि V और I के चेंज करने पर R में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल सी बात है, जितना V बढ़ेगा उतना I बढ़ेगा। तो जब दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं तो कट करने पे वैल्यू सेम ही तो आएगी। जितना ये इंक्रीज होगा उतना ये भी इंक्रीज होगा। जब दोनों साथ साथ इंक्रीज हो रहे हैं तो चेंज क्या आया, फिर तो सिंपल सी बात है कि R क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और जब R कांस्टेंट रहेगा तो उस समय जो आपका VI ग्राफ बनेगा, VI ग्राफ, तो VI ग्राफ अगर आप बनाओगे, मान लो मैंने ऐसे बनाया, मैंने यहाँ दिखाया V, यहाँ पर दिखाया I, तो जब दोनों का रेशियो कांस्टेंट है तो दोनों के रेशियो कांस्टेंट दिखाने के लिए हम ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, V अपॉन आई। इसका मतलब होता है जितना V में चेंज होगा उतना I में चेंज होगा। और जब दोनों में सेम चेंज हो रहा है तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा,
कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट कैसे जान पाएंगे? जब भी कोई चीज कांस्टेंट रहेगी तो लाइन कैसी बनेगी? स्ट्रेट। स्ट्रेट लाइन हमेशा ये बताती है कि वेरिएशन नहीं हो रहा है, तो v में जितना चेंज होगा i में भी उतना चेंज होगा, तो कट करने पे हमेशा वैल्यू कैसी आएगी? कांस्टेंट। अरे सिंपल सी बात है, ये बताओ, मैंने कहा v अपॉन आई है, v आपका 10 है, i 5 है, अब मैं कह रहा हूँ आपका v डबल हो गया, 20 बन गया। तो प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि i भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, तो 5 का क्या बन जाएगा? 10। मैंने कहा मान लो फिर से इसका डबल हो गया, 20 का डबल क्या हो जाएगा? 40। तो सिंपल सी बात है, ये भी डबल हो जाएगा ना, 10 का क्या हो जाएगा? 20, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल है। आप कट करके देखो, हर बार कितना निकल के आएगा? 2 ही तो निकल के आएगा। इसका मतलब v अपॉन आई का रेशियो हर बार क्या रहेगा? कांस्टेंट। और कांस्टेंट रहने का मतलब है कि v अपॉन आई का जो ग्राफ बनेगा बेटा, वो ग्राफ कैसा बन जाएगा आपका? स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब कोई भी चेंज, कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। यहां तक क्लियर हो तो नोट करिए या छापिए जो आप वास्तव में करते हो। फिर मैं इसके बाद आगे बढ़ता हूं और एक नई टॉपिक आपको बताता हूं कि आखिर कैसे सॉल्व करेंगे आगे हम लोग इसको, ठीक है? बहुत ही बेसिक तरीके से इसको पढ़ना है, बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल भी हड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है? इतना पहले आप पढ़िए, इतना तैयार करिए, और हम फिर आगे बढ़ते हैं रेजिस्टेंस टॉपिक के ऊपर कि आखिर रेजिस्टेंस टॉपिक क्या होता है, ठीक है? नोट हो गया बेटा? देखिए अब हमको पढ़ना है रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस का बेसिक डिस्कस तो हो गया था, लेकिन रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे वर्क करता है, हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो चलो रेजिस्टेंस देख लेते हैं क्या होता है। रेजिस्टेंस, अब मैंने बताया था आपको, रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, कोई डिवाइस नहीं है। रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी। रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को रेसिस्ट करती है। रेजिस्टेंस होने का मतलब ये है कि जब चार्ज फ्लो करता है बेटा, तो चार्ज के फ्लो करने के दौरान इलेक्ट्रॉन्स बहुत अच्छे से फ्लो नहीं कर पाते हैं, इलेक्ट्रॉन के अंदर फ्लो में कुछ प्रॉब्लम आने लगती है। तो जो ये प्रॉब्लम आती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो में, मतलब इलेक्ट्रॉन जो ठीक से चल नहीं पाते हैं, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर, ये सब बात हम आगे करेंगे। लेकिन अगर कोई बेसिक आपसे पूछे रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस इज द फिनोमिना ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट व्हिच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस क्या है? तो आप लिखोगे रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। आप लिखोगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर which resist, resist का मतलब क्या होता है? ब्रेक करना, रोकना, परेशान करना। resist the flow of electric current। ये ऐसा फिनोमिना है जो रेसिस्ट करता है, मतलब दो रेजिस्टेंस को डिवाइस नहीं है, रेजिस्टेंस आप फील कर सकते हो, देख सकते हो कि पहले करंट ज्यादा हो रहा था, बाद में आपने वायर चेंज कर दिया, करंट कम हो गया, या आपने करंट बढ़ गया। तो ये करंट बढ़ घट कैसे जा रहा है अपने आप से? क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस एक ऐसी फिनोमिना है जो करंट के फ्लो को ब्रेक कर रहा है, रोक रहा है। अब ये रोकता क्यों है? क्योंकि देखो बेटा, जब चार्ज को ज्यादा फ्लो करना पड़ता है तो लॉस ऑफ एनर्जी ज्यादा होता है। जब चार्ज, आप खुद सोचो, अगर आपको चलना हो तो आप ज्यादा चलोगे, ज्यादा एनर्जी का लॉस होगा। हो सकता है वहां पे आपको एनर्जी रिसिस्ट ज्यादा करेगी। तो ऐसे ही जब चार्ज फ्लो करता है तो वहां पे बहुत सारी एनर्जी का लॉस होता है, क्योंकि लेंथ ज्यादा होती है, एरिया कम होता है। ये सब आगे पढ़ना ही पढ़ना है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर, ठीक है? अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है? देखो इसके बारे में बताने वाले ओम्स थे, इसलिए उनकी रिस्पेक्ट में इसकी यूनिट क्या होती है? ओम्स होती है, ओम। या इसी का एक सिंबल होता है क्या? इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं, ओम। इसका सिंबल होता है ओमेगा भी बोलते हैं इसको बहुत जगह पर, इसको ओम से लिखते हैं, ठीक है? ये सिंबल है और ऐसे नाम भी आप ले सकते हो। फॉर्मूला आपको पता है, आपने अभी बताया था कि V इज इक्वल टू आर आई होता है, तो यहाँ से R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? V अपॉन आई। ये भी तो फॉर्मूला हो जाएगा, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। मतलब अगर हम V अपॉन आई निकालें तो रेजिस्टेंस मिल जाएगा।
अगर पोटेंशियल को करंट से डिवाइड कर दें तो हम क्या जान जाएंगे, रेजिस्टेंस कितना सर्किट में। रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस किसी प्रॉपर्टी है, ऐसा फिनोमेना है जो करंट के फ्लो को रेसिस्ट करती है, मतलब करंट को फ्लो नहीं होने देती है, परेशान करती है। जैसे तुम जा रहे हो दौड़ के, पीछे से कोई पैर फंसा दे तो गिर जाओगे ना, बस ये पैर फंसाने का काम करता है। ये रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, करंट के पैर फंसा रहा है, और पैर के फंसाने से करंट बार बार क्या हो रहा है, गिर जा रहा है। अब जितना ज्यादा दौड़ोगे उतना ज्यादा क्या करेगा, पैर फंसाएगा। तो जितना लंबा वायर रहेगा उतना ज्यादा चार्ज को दौड़ना पड़ेगा, और जितना लंबा वायर रहेगा उतना ज्यादा अगर चार्ज दौड़ेगा तो सिंपल सी बात है कि वहां पर रेजिस्टेंस मतलब पैर फंसाने वाला सिस्टम भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसीलिए अगर लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। लेकिन अगर चौड़ा एरिया हो, तो अगर तुमको मैं दौड़ने के लिए कह दूं कि जाओ, खूब 4 लाइन रोड है, तो कोई पैर फंसाने जाएगा तो बगल से निकल जाओगे। जब रोड चौड़ी है तो चौड़ी आके चलोगे, बगल से निकल जाओगे, कोई पैर नहीं फंसा पाएगा। लेकिन रोड अगर पतली रहेगी तब तब तुम जान भी नहीं पाओगे कौन पैर फंसा के निकल गया। इसीलिए रेजिस्टेंस जब एरिया ज़्यादा होता है तो कम हो जाता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो एरिया कम रहेगा, एरिया ज़्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, घर के अंदर लंबे लंबे तार लगाओगे तो क्या अच्छा करंट फ्लो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। और अगर पतले तार लगाओगे तब भी दिक्कत रहेगी। इसीलिए लेंथ कम लेनी चाहिए, एरिया ज़्यादा लेना चाहिए, तो करंट क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक है, अब सुनिए, ये तो रेजिस्टेंस आपने पढ़ लिया। रेजिस्टेंस को वी अपन आई कहते हैं, ओम से लिखते हैं। इसका डेफिनेशन होता है रेसिस्ट करता है, और रेसिस्ट करने के साथ साथ फॉर्मूला इसका आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है। ये सारी बात आपको पता है। अच्छा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, पी वाई क्यू, 1 ओम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा। तो अब तो आप कहोगे बिल्कुल आसान है, दिमाग ही नहीं लगाना है। क्यों, आप कहेंगे अगर 1 ओम चाहिए तो वोल्ट भी क्या कर दें, 1 वोल्ट, करंट भी क्या कर दें, 1 एम्पियर। when potential difference is 1 volt and the current flows with 1 ampere, then the resultant resistance is 1 ohm। अगर पोटेंशियल 1 रहेगा, करंट भी 1 रहेगा, तो सिंपल सी बात है कि जो ओम आएगा वो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन आता है, आराम से बना के लिखिएगा। आपको मैं पीडीएफ भी शेयर कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है। ठीक है, तो उस पीडीएफ को, मतलब पीडीएफ क्या है, टेलीग्राम की लिंक है। तो आप जब टेलीग्राम पे जाएंगे तो वहाँ आपको ये पीडीएफ और लगभग हर चैप्टर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो पीडीएफ की टेंशन लेना ही नहीं है, सारा काम मैं आपके लिए आसान करके रखा हुआ हूँ कि कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग आपको ना लगाना पड़े। ठीक है, चलिए अब एक बढ़िया हेडिंग पढ़ते हैं, फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। किन फैक्टर के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो मैंने बेटा अभी पहले आपको सब बताया। सबसे पहले पहला पॉइंट, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली proportional to the length of conductor। मतलब कंडक्टर की लेंथ जितना ज्यादा रहेगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा। इसका मतलब लेंथ के बढ़ने पे करंट कम हो जाता है। इसीलिए घर के अंदर जो मैकेनिक आते हैं वो सारा एक ही तार में नहीं लगाते हैं, हर कमरे का अलग अलग तार लगाते हैं। आपने देखा होगा ना, घर के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि इस कमरे की लाइट चली गई, उस कमरे में लाइट आ रही है। क्यों आती है, क्योंकि एक हर कमरे का अलग अलग कनेक्शन किया जाता है, जिससे कि लेंथ क्या हो जाए, वायर की छोटी हो जाए। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है, मतलब आर प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ के बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर घर में मोटा वायर लगाओ तो, अगर एरिया ज्यादा रहेगा वो वायर लगाओगे तो क्या होगा, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अच्छे से चल पाएंगे, करंट का फ्लो अच्छा होगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। इसीलिए घरों के अंदर मोटा वायर लगता है जिससे कि रेजिस्टेंस कम हो जाए। इसका मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली proportional to the
एरिया, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया इक्वेशन 2। अच्छा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, इसका मतलब आप यहाँ से कह सकते हैं आर एल के प्रोपोर्शनल है, 1/a के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से आप कह सकते हो, आपको पता है कि जब एक ही चीज़ अलग अलग चीज़ के प्रोपोर्शनल हो तो उसको हम लिख देते हैं आर प्रोपोर्शनल टू L/a, लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, अलग लिखाई में लिख दिए। और यहाँ से आप जानते हैं कि अगर इक्वल लगाओगे तो प्रोपोर्शनल जगह पे कांस्टेंट आएगा, उसको बोलते हैं यहाँ पर हम रो। अब ये रो किस बला का नाम है? रो होती है रेसिस्टिविटी। आप लिखो यहाँ पर where rho is resistivity, where rho is resistivity। देखो, रेसिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी है जो मटेरियल की क्वालिटी बताती है। अंदर समझना ध्यान से। देखो, रेजिस्टेंस हर एक मटेरियल का होता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ और एरिया के ऊपर, लेकिन किसी भी मटेरियल का कितना रेजिस्टेंस है इस प्रॉपर्टी को बताता है रेसिस्टिविटी। मतलब रेसिस्टिविटी होती है मटेरियल की, लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ता क्यों है? लेंथ और एरिया की वजह से। देखो, दोनों अलग चीजें हैं, रेसिस्टिविटी मटेरियल की है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो उस मटेरियल के लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर रहा है। कोई भी मटेरियल, किसी भी चीज की लेंथ जितनी ज्यादा रहेगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, एरिया जितना कम रहेगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा रहेगा। एरिया कम, रेजिस्टेंस ज्यादा, लेंथ कम तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन रेसिस्टिविटी मटेरियल की होती है। आखिर उस मटेरियल की क्वालिटी कितनी है? जैसे कॉपर का, तो कॉपर दो, मान लो मैंने कहा कि ये कॉपर है और मैंने कहा ये एल्युमिनियम है, तो सिंपल सी बात है, इसकी कोई रेसिस्टिविटी होगी और इसकी कोई अलग रेसिस्टिविटी होगी। सिंपल सी बात है, कॉपर की रेसिस्टिविटी कम होगी क्योंकि कॉपर के अंदर करंट अच्छा फ्लो करता है, जबकि एल्युमिनियम की रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी। लेकिन ये बढ़ता किससे है? तो ये बढ़ता है लेंथ और एरिया से। तो इसका मतलब लेंथ और एरिया से रेजिस्टेंस बदलता है, लेकिन रेसिस्टिविटी मटेरियल की होती है। इसलिए रेसिस्टिविटी सिर्फ ये बताता है कि कौन सा मटेरियल कितना ज्यादा रेसिस्टिव है, कितना ज्यादा रेसिस्ट कर सकता है। इसको लिखते हैं रो से, ठीक है? तो यहाँ से आप कह सकते हो कि रो इज इक्वल टू, फॉर्मूला निकालोगे तो आर, और ये ऊपर जाएगा तो आर ए अपॉन एल, तो ये आ जाएगा रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं? रेसिस्टिविटी निकाल लेते हैं, ठीक है? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? इसके अलावा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये सब टॉपिक्स तो हैं ही हैं, आपके आगे हायर क्लास में आएंगे ये सब टॉपिक्स। अब यहाँ पे देखो बेटा, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हम बोले अगर कॉम्बिनेशन, यहाँ पे नाम लिखा हुआ रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर, या इसी को बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। इसमें नंबर 1 बेटा, पहला वाला जो आता है उसको बोलते हैं सीरीज। सीरीज, अब देखो, सीरीज में रेजिस्टेंस अगर लगाएं तो इसका मतलब क्या है? सीरीज में रेजिस्टेंस लगाने का मतलब होता है एक लाइन से लगना, मतलब जहां पे पहला रेजिस्टेंस खत्म हुआ वहीं से दूसरा रेजिस्टेंस लग गया। कुछ इस तरीके से देखो, जैसे मान लो पहला रेजिस्टेंस ऐसे लगा, मैंने बताया था रेजिस्टेंस सिंबल ऐसा होता है। अब जैसे रेजिस्टेंस खत्म हुआ तुरंत यहाँ से दोबारा दूसरा रेजिस्टेंस लग गया और फिर तीसरा रेजिस्टेंस लग गया। जब एक ही वायर के अंदर लाइन से रेजिस्टेंस लगे हों तो वो उसका जो पैरेलल है, पैटर्न है, वो किस में आता है? सीरीज में आता है। एंड टू एंड, एंड टू एंड का मतलब है जहां पे पहला रेजिस्टेंस खत्म हुआ उसी लाइन में, लाइन का मतलब ये मत समझना कि एक ही लाइन में रहे, मतलब करंट डिवाइड ना हो। जो करंट यहाँ है अगर वही करंट यहाँ भी है, वही करंट यहाँ भी है, इसका मतलब तीनों किस में है? सीरीज में है। जिन जिन सर्किट में जिन जिन रेजिस्टेंस के अंदर करंट सेम रहेगा, मैं पहले सर्किट बना दूं, तो ये बनाया मैंने, मान लो यहाँ मैंने एक सेल लगा दिया, यहाँ मैंने मान लो स्विच लगा दी, क्लोज कर दिया स्विच को, और यहाँ मैंने लगा दिया, यहाँ ना लगाओ यहाँ लगा दो, मान लो यहाँ मैंने एक अमीटर लगा दिया, है कि नहीं? अब आप जानते हो कि पॉजिटिव वाले से क्या निकलेगा? करंट निकलेगा। अब आप बताओ, ये करंट यहाँ जाएगा, वही करंट यहाँ जाएगा, वही करंट तो यहाँ जाएगा, क्या करंट अलग अलग रहेगा क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं,
रास्ता सेम है तो सेम करंट जाएगा, इसका मतलब आई करंट यहाँ भी है, आई करंट यहाँ भी है, आई करंट यहाँ भी है। लेकिन सीरीज के अंदर अगर टोटल पोटेंशियल V है तो वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है। सीरीज की एक शर्त है, सीरीज की शर्त क्या है बेटा, करंट क्या रहेगा, सेम, पोटेंशियल क्या रहेगा, पोटेंशियल चेंज रहेगा। जैसे अगर टोटल पोटेंशियल V है तो इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, इसका पोटेंशियल V3, मतलब ये टोटल पोटेंशियल V तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। मान लिया पहला रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा R2 है, तीसरा R3 है, और करंट की वैल्यू सबके अंदर क्या रहेगी, सेम। क्यों? क्योंकि आप देखिए कोई और रास्ता है करंट को जाने के लिए, जब रास्ता ही एक है तो करंट तो वही रहेगा, तो जितना करंट यहाँ जाएगा वही करंट यहाँ जाएगा, वही करंट यहाँ जाएगा, पूरे सर्किट के अंदर करंट सेम रहेगा। हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज RS। RS का मतलब क्या है, मतलब इन तीनों को जब हम कंबाइन करेंगे तब जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो RS निकल के आएगा। ये मान लेते हैं अलग अलग है, जब टोटल करते हैं तो क्या निकल के आता है, RS। अब आप जानते हो बेटा ये टोटल पोटेंशियल V था, वही पोटेंशियल V1 V2 V3 में डिवाइड हो गया, तो हम कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हो जाएगा। अब V अगर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया, और आपको पता है कि यहाँ पर V1 की वैल्यू निकालोगे तो आपने पढ़ा है कि V इज इक्वल टू IR होता है। अच्छा देखो, V इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल V था, टोटल करंट यहाँ कितना था, I था, और टोटल रेजिस्टेंस कितना माना है हमने, RS। तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल पोटेंशियल जो होगा V इज इक्वल टू I RS निकल के आएगा। भाई पोटेंशियल टोटल V था, करंट टोटल I था, अब I तो सब में सेम है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना माने हो, RS। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ V1 कितना है तो आप कहेंगे I R1। जब पोटेंशियल V1 तो उसमें करंट तो I रहेगा, अब I में नहीं I1 I2 करना है, करंट तो I है, लेकिन रेजिस्टेंस कितना हो गया, I R1। ऐसे ही V2 कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे I R2। V3 कितना हो जाएगा, I R3। क्योंकि सीरीज के अंदर करंट क्या रहता है, सेम, एक ही वायर के अंदर सारे रेजिस्टेंस ज्वाइंट होते हैं, इसीलिए इसको सीरीज बोलते हैं। सीरीज मतलब क्या, लाइन से, तो लाइन से लगे हुए हैं। इन सारी वैल्यूज को पुट करिए, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो देखो यहाँ V जहाँ लिखा है वहां क्या लिख देंगे, IRS। जहां पे V1 लिखा है वहां पर IR1, फिर IR2 प्लस IR3। ध्यान से देखो बेटा, तीनों के अंदर I कांस्टेंट है, मतलब कॉमन है, तो बाहर निकाल लिए, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो I से I क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पर साफ साफ समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ RS की वैल्यू आ जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3। और यही नहीं, अगर ऐसे हो सकता है 3 नहीं 5 6 लगे हों, 8 10 लगे हों, तो जितने लगे होंगे सब लगा दोगे। इस तरह से इसका मतलब है कि अगर सीरीज में रेजिस्टेंस होंगे तो उनको हम सीधे आराम से R1 प्लस R2 प्लस R3 करके हम जोड़ सकते हैं। जितने रेजिस्टेंस होंगे सबको आप जोड़ दोगे, आपको रिजल्टेंट वैल्यू मिल जाएगी। एक बार इसको छापो, फिर आपको पैरेलल छपाते हैं। छप गया? छापने में तो आप लोगों को PhD किए हुए हो तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर और करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये बेटा एग्जाम में खूब आता है, हर साल आने वाला क्वेश्चन है ये, तो ये अगर पढ़ के चले जाओगे तो आपका नंबर पक्का हो रहा है। अब पैरेलल में देखते हैं क्या होता है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, पैरेलल का मतलब है कि अलग अलग करंट का फ्लो हो, रेजिस्टेंस ऐसे लगे हों कि सारे रेजिस्टेंस के अंदर करंट अलग अलग फ्लो हो रहा हो। अब करंट अलग अलग कैसे फ्लो होगा, देखो जैसे मैंने कहा, मान लो यहाँ पे एक बैटरी लगा दी मैंने, एक मैंने की लगा दिया और की को ओपन कर दी, क्लोज कर दिया। फिर मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ अमीटर लगाया। अब ये रट मत लेना कि अमीटर लगाए तो हम भी लगाएंगे, लगाओ चाहे ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, अमीटर तो अपनी इच्छा के ऊपर है ना, करंट अगर चेक करना हो तो लगा लो। अब घर के अंदर कहीं बैठ के हम करंट चेक थोड़ी ना करते हैं, कौन सा मीटर लगा हुआ है घर में आपके। अब देखो आप जानते हो यहाँ से करंट क्या जा रहा था, आई निकला होगा, यहाँ भी करंट आई रहा होगा, यहाँ भी करंट आई रहा होगा, लेकिन मैंने यहाँ से तार को जोड़ दिया, देखो ऐसे ज्वाइंट करते हैं ना, मैंने यहाँ करंट को ज्वाइंट कर दिया, ये देखो।
ये मैंने ज्वाइंट कर दिया। अब जब मैंने ज्वाइंट कर दिया तो आप देखो यहाँ से जब करंट निकलेगा तो कुछ करंट यहाँ निकल जाएगा, कुछ करंट यहाँ आ जाएगा और कुछ करंट यहाँ आ जाएगा। मान लिया पहले वाले में करंट गया I1, दूसरे वाले में करंट गया I2 और तीसरे वाले में करंट गया I3। पहले वाले का रेजिस्टेंस है R1, दूसरे का है R2 और तीसरे का है R3, मान लिया हमने। और पैरेलल के अंदर पोटेंशियल क्या रहेगा, सबका सेम रहेगा। ये जान लीजिए, पैरेलल के अंदर करंट क्या होता है, करंट चेंज रहता है। और पोटेंशियल क्या होता है, इसे लिख लेना बेटा ऐसे, ये फर्जी नहीं लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है। ये एग्जाम में ध्यान रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर कभी भी कोई सीरीज पैरेलल में है, आप कैसे पहचानोगे, तो ये बहुत गलत तरीका है। आप लोग क्या देखते हो, एक के नीचे दूसरा लगा हुआ है, दूसरे नीचे तीसरा लगा हुआ है, तो आप कहते हैं ये पैरेलल है। लाइन से आ गया तो आप कहते हो सीरीज है। ये तरीका ही गलत है। आप सिर्फ ये देखिए कि जितना करंट यहाँ से गया, क्या सबके अंदर वही करंट है, तो आप कहोगे नहीं, ये करंट आगे चल के 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। कुछ I1 चला गया, कुछ I2 चला गया, कुछ I3। अब ये अलग की बात है कि दोबारा फिर यहाँ पे तीनों मिलेंगे और फिर से क्या बन जाएंगे, I बन जाएंगे। लेकिन इन तीनों रेजिस्टेंस के अंदर करंट अलग अलग हो गया ना। और ध्यान रखिए, जब करंट अलग अलग रहेगा तो पैरेलल के अंदर पोटेंशियल सेम रहता है। जितना पोटेंशियल यहाँ पे आप दिए हो, सब जगह पोटेंशियल उतना ही रहेगा। पैरेलल के अंदर पोटेंशियल सेम रहता है, करंट अलग रहता है। तो यहाँ पर आखिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, हम लेट कर लें, लेट द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज आरपी। अब आरपी क्यों मान रहे हैं, वहां आरएस माने थे, एस मतलब सीरीज, पी मतलब पैरेलल। अच्छा, करंट क्या रहेगा, करंट इज डिफरेंट इन ऑल रजिस्टर। जितने रजिस्टर हैं सबके अंदर करंट क्या है, चेंज है। बट पोटेंशियल रिमेन्स सेम। पोटेंशियल क्या है, सेम है। सीरीज के अंदर पोटेंशियल चेंज होता है, करंट सेम रहता है। इसमें उल्टा है, इसमें करंट चेंज हो रहा है और पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो आप कहोगे बेटा यहाँ भी सिंपल सी बात है, देखो यहाँ करंट आई था, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3 और आगे जाके फिर I बन गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो I करंट है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3। अरे जितना करंट रहेगा उतना ही डिवाइड तो होगा। तो इसका मतलब तीनों करंट को ऐड करोगे तो टोटल करंट के इक्वल आ जाएगा। अब आप जानते हैं इस सर्किट में टोटल पोटेंशियल V है। जब टोटल पोटेंशियल V है और टोटल करंट I है और टोटल रेजिस्टेंस क्या माना है आपने, RP, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे I की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो आप कहेंगे I की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पर RP अपॉन में चला जाएगा, तो V अपॉन RP आ जाएगा। आएगा ना, बोलो, ये आ गया। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कि V, यहाँ पर देखो पहला वाला क्या है V, इस वाले की बात करें अगर R1 की, तो पोटेंशियल सेम ही है, तो वहां भी V, इसके लिए भी V था, टोटल भी V था। और पहले वाले के लिए क्या कहोगे, V है, लेकिन इसके लिए करंट क्या हो गया है, I1, रेजिस्टेंस कितना हो गया R1, तो यहाँ से R1 की वैल्यू क्या आएगी, V अपॉन I1। बोलो होगा कि नहीं होगा, जैसे V पोटेंशियल सेम ही है। अगर ऐसे ही मैं कहूँ कि यहाँ पे V इज इक्वल टू I2 R2, तो यहाँ से आप देखो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I2। अब ये बात समझ में आ रही है ना, तो सब में V सेम है, पैरेलल के अंदर V सेम रहता है, क्योंकि पोटेंशियल हम मैनेज कर देते हैं सेम। पोटेंशियल को सेम करके हम करंट अलग अलग सप्लाई करते हैं, इसीलिए तो पैरेलल अच्छा माना जाता है। घर के अंदर आपके पैरेलल सीरीज लगा होता है। ये आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन भी है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि होम, अगर घरों के अंदर कॉमर्शियल यूज में हम कौन सर्किट लगाते हैं, तो आप कहेंगे पैरेलल लगाते हैं। क्यों पैरेलल लगाते हैं, क्योंकि इसके अंदर करंट का फ्लो अलग अलग होता है। सपोज कभी यहाँ वाला वायर टूट गया तो खाली इस वाले में करंट का फ्लो नहीं होगा, लेकिन बाकी दोनों में तो होगा। जबकि सीरीज के अंदर अगर कहीं से तार टूटा तो पूरा सर्किट ही बेकार हो जाता है। इसीलिए घर के अंदर ये लगाते हैं जिससे कि एक ही कमरे की लाइट जाए, पूरा घर की लाइट ना चली जाए। अब देखिए यहाँ से अगर हम ये निकाल लें तो आप कहेंगे V इज इक्वल टू I3 R3, तो यहाँ पे R3 कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे V अपॉन I3। मतलब सबसे पहले हमने एक बार टोटल के लिए निकाल लिया, फिर एक बार I1 के लिए, एक बार I2 के लिए, एक बार I3 के लिए। तो टोटल के लिए तो देखो V सब में सेम है, क्योंकि आप जानते हैं पैरेलल के अंदर पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, तो हमने पोटेंशियल को वहीं रखा है, बाकी सब चेंज कर लिया है। अब इन सारी वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो, पुट करिए,
तो पुट करने पे आप जानते हैं आई की वैल्यू कितनी आई है, वी अपॉन आर पी। तो यहाँ लिख दो वी अपॉन आर पी। R1 कितना आया है, वी अपॉन R1। R2 कितनी है, I2 कितना आया, वी अपॉन R2, और ये वी अपॉन R3। आप ध्यान से देखो बेटा, तो इन सब में v कॉमन है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो v से v कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे निकाल लेते हैं पैरेलल के लिए। तो पैरेलल के अंदर छाप लो इसको एक बार पहले। तो पैरेलल के अंदर इस तरीके से निकाल सकते हैं, और सीरीज के अंदर डायरेक्ट ऐड करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम समस्या तो नहीं है? अगर समस्या हो तो बताओ, और कोई समस्या ना हो तो छापो। छाप तो लिए होंगे आप लोग, छापने के महारथी हैं, तो इसलिए ये तो हो ही गया होगा। चलिए ये हो गया। अब देखते हैं अगला। देखिए एक टॉपिक और आती है आपकी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो जब करंट फ्लो होता होगा, तो करंट के फ्लो होने का मतलब है एनर्जी का फ्लो होता होगा। आप जानते हैं कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो क्या मूव होने में एनर्जी नहीं लगती होगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल एनर्जी लगती होगी। बिना एनर्जी के भी क्या कोई चीज मूव कर सकता है? आपने पढ़ा है कि वर्क वर्क अगर हो रहा है तो वहां काइनेटिक एनर्जी और पता नहीं कौन कौन सी एनर्जी होती होगी, तभी तो फ्लो हो पा रहा है। इसका मतलब फ्लो होने का मतलब है कि वहां पे एनर्जी का ट्रांसफर भी हो रहा है। अब जब चार्ज फ्लो करते हैं, तो चार्ज के फ्लो होने पे एनर्जी रहती है। अब आपने पढ़ा है कि एनर्जी का लॉस नहीं होता है, बल्कि एनर्जी सिर्फ कन्वर्ट होती है। एनर्जी कांट बी क्रिएट, कांट बी डिस्ट्रॉय। हम एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जब चार्ज मूव करते हैं तो उनके मूव करने के बाद वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। कुछ एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल में, जैसे आपने लाइट जला लिया, फैन चला लिया, कूलर चला लिया, फ्रिज चला लिया, एसी चला लिया, तो कुछ एनर्जी तो यहाँ खत्म हो जाती है। और कुछ एनर्जी हीटिंग इफेक्ट में खत्म हो जाती है। हीटिंग का मतलब होता है कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। कुछ एनर्जी तो आपकी देखिए काम में लग गई, जैसे आपको पंखा चलाना है, आपने स्विच ऑन किया, तो अब वहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या बन रही है, मैकेनिकल बन रही है। आपने स्विच ऑन कर दिया, लाइट जल गई, तो लाइट के जलने पे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी थी वो क्या बन गई, वो लाइट एनर्जी बन गई। आपने साउंड बजा दिया, बूफर चला दिया, तो जो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी थी वो आपकी साउंड एनर्जी बन गई। साउंड भी तो एनर्जी होती है। लेकिन एनर्जी का कुछ पार्ट, ये एनसीईआरटी की लाइंस है पूरी जो मैं बता रहा हूँ, एनर्जी का कुछ पार्ट हीट फॉर्म में भी रिलीज हो जाता है। अच्छा, हीट फॉर्म में जो पार्ट रिलीज होगा, सिंपल सी बात है, हीट भी क्या है, हीट एक एनर्जी है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आप कह सकते हैं कि वर्क, जो वर्क है, वर्क को हम कह सकते हैं कि हीट। भाई सिंपल सी बात है, हीट होने के लिए कुछ वर्क तो हो रहा होगा, तो वर्क किसके इक्वल हो जाएगा, हीट के इक्वल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, वर्क क्या रहेगा, हीट बन जाएगा। जितना उसके पास वो वर्क करेगा, वर्क का कुछ पार्ट क्या बन जाएगा, हीट बन जाएगा। इसका मतलब वर्क एनर्जी के इक्वल होता है। ये बात पढ़ के वैसे भी आपको पता होगा कि वर्क का भी यूनिट जूल होता है, हीट का भी जूल होता है। अब आपने पढ़ा है, अभी आज ही पढ़ा है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो यहाँ से W कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे V क्यू। होगा या नहीं होगा? अगर V इज इक्वल टू, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो पहले ये बताओ मुझे। W अपॉन क्यू याद है ना? ठीक है, तो यहाँ से देखो Q यहाँ जाएगा तो इधर आ गया, तो W इज इक्वल टू वी क्यू। तो हम कह सकते हैं कि H भी क्या होगा, H भी आपका क्या हो जाएगा, वी क्यू। होगा या नहीं होगा? होगा। अब Q की वैल्यू आप लोगों ने निकाला था कि अगर करंट है, करंट I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, याद है नहीं याद है? बट I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इसका मतलब Q इज इक्वल टू आई टी। अगर इस आई टी को यहाँ पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1, तो आप कहेंगे यहाँ पे H इज इक्वल टू वी तो है ही है, और जहाँ Q लिखा है वहां पे क्या लिख सकते हो, आई टी। तो हीट का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, वी आई टी। क्या आ गया, वी आई टी। फिर समझो एक बार, मैंने कहा
कि जब चार्ज मूव करते होंगे तो उनके पास कुछ एनर्जी होती होगी। उस एनर्जी का कुछ पार्ट तो आपका मैकेनिकल वर्क, लाइट वर्क, साउंड वर्क में चेंज हो जाता होगा, और उसी वर्क का कुछ पार्ट हीट बन जाता होगा। आप देखिए तार जब बहुत देर तक आप ऑन रखोगे तार गर्म हो जाते हैं, इसका मतलब वहां पे कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में भी रिलीज हो रही है। इसका मतलब जो वर्क आपने किया वो वर्क क्या बन गया, हीट बन गया है। हीट कितना वर्क बना होगा, जितना कि वर्क होगा आपके पास। इसका मतलब वर्क किसके इक्वल होता है, हीट के इक्वल होता है। W इज इक्वल टू एच। अब आपने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस से, आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पढ़ा है कि जो V होता है वो W अपान Q होता है, तो W इज इक्वल टू वी क्यू। अच्छा, W इज इक्वल टू वी क्यू निकाला, हमने कहा है कि W H के इक्वल है, तो H भी क्या हो जाएगा, वी क्यू। अभी आपने करंट में पढ़ा कि करंट इज इक्वल टू होता है Q अपॉन टी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहाँ से Q कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे IT। तो H इज इक्वल टू जो वी क्यू निकाला था, जहाँ पे आपने Q लिखा था वहां मैंने क्या लिख दिया, IT लिख दिया। तो इससे क्या फॉर्मूला बन गया, VIT। अच्छा, VIT फॉर्मूला जब बन गया, अगर यहाँ पे हम पुट कर दें, पुट V इज इक्वल टू IR, इसको 2 मान लो, पुट इन इक्वेशन 2। अगर IR पुट करोगे तो देखो H इज इक्वल टू जहाँ V लिखा है वहाँ IR आ गया, और मल्टीप्लाई ये IT तो है ही है, तो I और I क्या हो जाएगा, I स्क्वायर, और ये RT, तो I स्क्वायर RT आ गया बेटा। अच्छा, अगर ये फॉर्मूला आपने पुट कर दिया है तो ये बताओ, क्या हम पुट इन इक्वेशन 3 क्या I इज इक्वल टू वी अपन आर लिख सकते हैं। जैसे V इज इक्वल टू आई आर होता है, या I इज इक्वल टू वी अपन आर होता है ओम्स लॉ के हिसाब से। अगर पुट करें तो आप कहेंगे यहाँ पे H इज इक्वल टू, देखो जहाँ पे I लिखा है वहाँ V अपन आर का स्क्वायर हो जाएगा, आगे लिखा है RT, आप जानते हैं V का स्क्वायर V स्क्वायर और R का स्क्वायर R स्क्वायर, V स्क्वायर अपन R स्क्वायर, और ये क्या हो गया RT, एक R से एक R कट गया, तो क्या आ जाएगा V स्क्वायर T अपॉन R। ठीक है ये। अच्छा, इसको हम बोलते हैं बेटा जूल इफेक्ट ऑफ हीट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जूल इफेक्ट ऑफ हीट इसका नेम भी होता है इस फॉर्मूले का, जूल इफेक्ट ऑफ हीट, तो ध्यान रखिएगा ये नेम भी होता है। तो ये 3 फॉर्मूले हमने निकाल लिए, एक फॉर्मूला हम लोगों ने ये निकाला, एक फॉर्मूला बेटा हम लोगों ने ये निकाला, और एक फॉर्मूला हम लोगों ने ये निकाला है। और ये तीनों फॉर्मूले का डेरिवेशन आ सकता है एग्जाम में, अगर आएगा तो ऐसे करिएगा। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, क्या बोलोगे फिर से बताओ, जब चार्ज फ्लो करते हैं, when the flow of charge is act when some part of energy is converted in the electric field and the some energy is convert into the part of heat। कुछ पार्ट तो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है, और फ्लो ऑफ चार्ज का कुछ पार्ट कन्वर्ट हो जाता है हीट के अंदर। क्या यहाँ तो कोई डाउट, क्या कोई समस्या, नहीं समस्या है तो इस पूरे डेरिवेशन को अच्छे से देख लो, लिख लो एक एक लाइन, जहां डाउट हो वहां पूछो, ठीक है। कमेंट जरूर करना, ये काम आपका है कमेंट करने वाला। कोई डाउट परेशानी हो तो बताइए, मैं उसको फिर से एक बार रिपीट कर दूं। हो गया ये, ठीक है, चलो हो गया है तो इसको भी चेंज करते हैं और अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। देखते हैं लास्ट टॉपिक क्या है। मेनली क्वेश्चन ओम्स क्लास ज़्यादा था, अब जो बताने जा रहा हूँ वहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलने की पूरी चांसेस रहेगी, मतलब मुझे लग रहा है कि वहाँ से एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही फेवरेट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम का, वो पावर। खूब क्वेश्चन आता है, भर भर के क्वेश्चन आता है पावर के बारे में, ठीक है। देखते हैं बेटा पावर क्या होता है। पावर, पावर आपने पहले पढ़ा ही था, है ना, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, किसी भी वर्क डन को करने में। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ वर्क डन कैसा होगा, इलेक्ट्रिक होगा। जैसे आपने क्लास 9 में पढ़ा था तो वहां पे वर्क नॉर्मल सा वर्क था, यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन इलेक्ट्रिक होगा, है ना। कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो आप बताइए, वरना मैं फिर से रिपीट करूं। देखो, जैसे आपने क्लास 9 में पढ़ा था, 9th क्लास के अंदर द रेट ऑफ डूइंग वर्क था। अब वहाँ वर्क कुछ भी था, वहाँ आपने वर्क कहा कि वर्क हो सकता है हम साइकिल चला रहे हैं वो भी वर्क है, हम छत पे चढ़ रहे हैं वो भी वर्क है, और उसमें जो टाइम लग रहा है अगर उसके रिस्पेक्ट चेक करेंगे तो पावर निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ बात करेंगे तो यहाँ भी वर्क होगा, लेकिन यहाँ वर्क कैसा होगा, इलेक्ट्रिक। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज द अमाउंट ऑफ
इलेक्ट्रिक वर्क डन इन t सेकेंड, it is the amount of electric work done in t second is called power। जितना भी इलेक्ट्रिक वर्क होगा, अब यहाँ इलेक्ट्रिक वर्क कौन सा होगा, जो चार्ज एक जगह से चल के दूसरे जगह पर जाएगा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चार्ज जाएगा ना, तो जाने में कुछ वक्त तो करेगा, तो जितने टाइम के अंदर करेगा वही उसका पावर है। अगर चार्ज बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है तो मतलब पावर ज्यादा है, और चार्ज अगर धीरे 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 जा रहा है तो मतलब पावर क्या है, कम है। इसका मतलब जो आपने पढ़ा था एक फॉर्मूला P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, याद है कि भूल गए? ये फॉर्मूला पढ़े थे ना, लेकिन यहाँ ये फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, इतने आसानी से कहाँ निकल जाओगे आप। आपको भी मैंने तुरंत बताया था कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, या आप कह सकते हो कि W इज इक्वल टू वी क्यू हो सकता है। इसको पुट कर दो, कहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ पुट करोगे तो P इज इक्वल टू जहाँ W लिखा है वहां पे क्या लिख सकते हैं, वी क्यू, अपॉन में क्या आ जाएगा, T। आपको पता है बेटा कि ये V तो है ही है, और Q अपॉन T क्या होता है, तो आप कहेंगे Q अपॉन T आपने पढ़ा है I, तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, VI। तो एक फॉर्मूला तो ये होता है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अगर हम पुट कर दें, पुट, आपको पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, पुट V इज इक्वल टू आई आर इन इक्वेशन 1, तो P इज इक्वल टू, देखो जहां V लिखा है वहां पे क्या लिख सकते हैं, आई आर, तो हमने आई आर लिख दिया, मल्टीप्लाई एक आई तो और है ही है, तो आप कह देंगे P इज इक्वल टू बन जाएगा आई स्क्वायर आर, एक फॉर्मूला तो पावर का ये भी हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, और आपको पता है कि I इज इक्वल टू होता है V अपॉन आर, पता है ना, तो पुट कर दो I इज इक्वल टू V अपॉन आर इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में अगर I की वैल्यू V अपन आर पुट करोगे तो देखो P लिखा हुआ है, और जहां पे I लिखा है वहां V अपन आर लिखोगे, और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो हम भी क्या लगा दिए, स्क्वायर, और क्या लगा हुआ है, R, तो आप जानते हैं ये हो जाएगा V स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, और ये हो गया R, एक R से एक R कट गया, तो क्या आ जाएगा, V स्क्वायर अपन R। तो पावर का एक फॉर्मूला और निकल के आ गया, V स्क्वायर अपन R। तो यहाँ बेटा तीन फॉर्मूले होते हैं, एक ये, एक ये, एक ये तीनों पावर के फॉर्मूले हैं। मैंने कोशिश किया है कि मैं बहुत कम टाइम के अंदर आपको पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सब हमने इसके अंदर ले आए हैं, शायद ही कोई पॉइंट बचा होगा, वरना मेनली जितनी टॉपिक्स थी, जितना कुछ था, हम लोगों ने सब, अगर बेटा 1.5-2 घंटे के अंदर आपको इतना कंटेंट मिल रहा है तो खराब तो है नहीं। इतना कंटेंट आपको सब कुछ मैं दे रहा हूँ, साथ में डिस्क्रिप्शन के अंदर नोट्स भी दे रहा हूँ, तो और क्या चाहिए। धीरे धीरे करके हम लोग फुल लेंथ वीडियो भी ले आएंगे। अगर हम पूरा, जब एक पूरा लाइन से पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, तो और डिटेल में कर लेंगे, लेकिन एग्जाम पर्पज से इतना आप तैयार करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ये क्लास अपने आप में कंप्लीट है, आपको बाहर से पढ़ने की नीड ही नहीं पड़ेगी। अब हम बहुत जल्दी ये नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, इसके अंदर इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। कोई भी न्यूमेरिकल बाहर से नहीं करना पड़ेगा, सारे न्यूमेरिकल आपके इसी क्लास से आ जाएंगे, ठीक है। तो जब जल्दी से आप ये थ्योरी प्रिपेयर करिए, बहुत जल्दी आपको 2 से 3 दिन के अंदर इसके न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल का वीडियो भी लगा लेना, फिर आप इस चैप्टर के राजा हो जाओगे, ठीक है। तो बेटा कमेंट जरूर करना कि आपको कैसा लगा ये क्लास, बहुत मेहनत से क्लास बनती है, बहुत ही इफर्ट लगता है, तो बताइएगा जरूर कि क्लास कैसे लगी है, कमेंट करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, और एक बार देखो आपने सब्सक्राइब किया है चैनल कि नहीं किया है। अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार उसको भी कर लो, जिससे कि आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहें, और अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेशन में आप शेयर करिए, है ना, क्लास को शेयर करिए, स्टेटस पे लगाइए, लोगों को बताइए, आप ही लोग चीज़ों तक पहुंचा सकते हैं, और कोई मेरे पास अलग से संसाधन नहीं है कि जो लोग पहुंचाएंगे। अब इस एफर्ट का कितना बेनिफिट आप उठा पाते हो ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो अपना 100% दीजिए, बहुत जल्दी बेटा मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास है, ठीक है। ओके, थैंक यू।